गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरी यकीनियंस, क्या हाल चाल? तो नीट 2025, ठीक है। नीट 2025 की तैयारी चालू कर ली जाए, ठीक है। फाइनली अपने पास हाँ, फाइनली अब नीट 2024 की कहानी खत्म हो चुकी है। जो भी उम्मीदें थी, जो भी किसी के मन में अगर कोई एक्स्ट्रा उम्मीद थी, मुझे लगता है कि मेरे मन में भी थोड़ी एक्स्ट्रा उम्मीद थी। इस बात की नहीं थी कि हाँ, रीनीट होना चाहिए। मुझे इस बात की थी कि यार, मतलब थोड़ा सा सही होना चाहिए, चाहे वो पेपर का लेवल हो, चाहे चीजें हो। बट चलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगले साल के लिए, नीट 2025 के लिए बार बार बोल रहा हूँ अब, क्योंकि 2024 का कोई चांस दिख नहीं रहा और अब होगा भी नहीं, ठीक है। तो नीट 2025 की बात की जाए तो नीट 2025 के लिए आ, आवाज आवाज स्लो है। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? एक मिनट। हाँ, ठीक है। अभी आवाज देख लो यार, कोई बात नहीं। नीट 2025 की बात करते हैं। नीट 2025 पता नहीं कैसा होगा, किस तरह का होगा। एनटीए कराएगा, नहीं कराएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना जान जाओ कि अब उन बच्चों से, खासकर जिनके 640 से कम मार्क्स हैं और जिनका इस साल, अगर आप उस कैटेगरी में या किसी स्टेट डोमिसाइल में नहीं है और आप तैयारी कर रहे हैं, 640 से लेके 600 वाले बच्चों के साथ, खासकर जो जिनका इस साल सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आप इस बैच में आओगे या बैच में हो अभी, तो बस आपको इतना ही बोलूंगा, ठीक है ना, कि यार देखो यार, इन्होंने तमाशा तो बहुत जोर का मारा है, ठीक है। ये तो बता दिया है कि हाँ, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत सारे सिस्टम में चीज़ें हैं। अगले साल मैं तुमसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा। बहुत सारे लोग जो 600 से 640 वाले, अगर तुम इस फील्ड को छोड़ के कोई और फील्ड चूज कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस 600 से 640 के बीच में तुम आए हो, इसका मतलब तुमने पढ़ाई करी थी। और कहना आज के टाइम पे आसान है, 660 लेके आ जाओ, 670 लेके आ जाओ, 680 लेके आ जाओ। बट हमें पता है उसके लिए कितनी मेहनत है और कितना कुछ डिसाइड करता है 680 700। बट अगर तुम किसी और फील्ड में जाना चाहते हो, मैं सच बता रहा हूँ, तुम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, जा सकते हो। तुम कुछ और करना चाहते हो, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर तुम फाइट कर रहे हो, अगर तुम बैठे हो यहाँ पर और ये मन में आ रहा है कि अगले साल कुछ करेंगे, तो अगले साल यार तुम्हें ना, तुम्हें बस ज्यादा कुछ नहीं करता है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 720 में 720 लेके आना है। कोई पूछे ना, उसमें भी रैंक वन डिसाइडेड नहीं है, और जिस तरह से चीजें चल रही हैं उस तरह से अगले साल मैं अपने हिसाब सोच रहा हूँ 600 लोग तो आ ही जाएंगे 720 में। 720, ठीक है। तो 600 लोगों में आ जाओ, क्योंकि 720 में 720, हाँ, 720 में 720 लेके आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं। अगर लगना चाहते हो तो भैया एकदम, अगर कोई बहुत ज्यादा अटेम्प्ट लेके बैठ गया है और बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, प्लीज बेटा आपको कहीं भी एडमिशन मिले ले लो। लेकिन हाँ, अगर जिनको लगता है कि अभी पहला दूसरा अटेम्प्ट है, ठीक ठाक कर सकते हैं, तो बेटा आपके लिए बस इतना ही बोलूंगा कि आप 640 या 620, 600 नंबर जितने भी आए हैं ना, अच्छे से प्रिपरेशन करो और 720 का टारगेट करो। 720 का टारगेट करो, ठीक है। 720 का टारगेट करो। और मैं तो कह रहा हूँ कि यार, पूरा का पूरा 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। कोई पता चला अगले साल ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, उसका भी तो चलेगा। बट देख लेना यार, ठीक है। और नीट 2025 के लिए कुछ ऑप्शंस मैंने बताए थे। अगले साल एक तो जिस स्कूल में एग्जाम हो, उस स्कूल से थोड़ा, मतलब दोस्ती वोस्ती रखो, और क्या ही बोल सकते हैं। क्रैक करने का, नीट 2025 क्रैक करने का, जिस शहर में एग्जाम हो उस शहर में सब बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, ई रिक्शा आते जाते देखो, तो थोड़ा देख लेना, उसमें अगर कुछ दिख जाए तो सबकी हेल्प कर देना। और लोकलाइज्ड हेल्प करना, ठीक है। इंडिया में चीटिंग अलाउड है, अगर उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है तो। और हाँ, लोकलाइज्ड करना। देखो, मुझे कल इतना रियलाइज हुआ कि यार ठीक है, ये चलेगा, इतना तो अब चलता है। हाँ, इंडिया में जो भी चले लोकलाइज्ड होना चाहिए यार। हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं, हाँ करेंगे, कोई नहीं, अगले साल के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। 2024 जैसा भी रहा, अगले साल के लिए 2000, मतलब
2025 के लिए ऑब्वियस है, मुझे भी ये कहने में 2025, अगर नीट 2025, भैया नीट 2025 अगर मुझसे कोई पूछे तो अगले साल हो सकता है कि आप 700 मार्क्स पे, हो सकता है आपके 5,000 6,000 रैंक आ जाए, 5 से 10,000 के बीच में रैंक आ जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब तुम्हें ही पता है, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ने वाले लोगों से फाइट नहीं करना, ऑब्वियस बहुत सारे लोगों से फाइट करना है, ठीक है, हो सकता है। और तुम्हें ही पता है, अगर बोलते हैं ना क्या था कल, मटेरियल ऑन रिकॉर्ड नहीं मिला तो ये जस्टिफाई भी हो जाएगा, कोई दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, अनटिल अनलेस फकीर आदमी को या कुछ मिनिस्टर साहब लोगों को लगे कि देश में कुछ बदलना है। ऐसे लग नहीं रहा, लेकिन हाँ वो ये हो सकता है 700 नंबर पे 500 5,000 10,000 लोग मिल जाएंगे आपको अगले साल। तो आपकी फाइट जो है अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वालों से भी नहीं है, उन लोगों से भी है जो लोकल लेवल पे थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा बड़े एरिया में नहीं होगा, इसीलिए उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 700 नंबर पे आपको ठीक ठाक कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं भैया ये दिमाग में रखना, अगले साल इसके बीच में रैंक ना आ जाए। दूसरी बात, बस अगर लोकलाइज्ड हो, मतलब कल क्या बोलूं मैं, कल मैं आपस में यही सोच रहा था कि यार लोकलाइज्ड कुछ अगर हैरेसमेंट हो सकता है जिसमें कभी पकड़े जाने के चांसेस ना हो, सोच कल सीबीआई से लेके हर एक आदमी बोल रहा है 5 लोग हैं 3 लोग पकड़े गए, क्या है यार, ठीक है, मतलब कितनी प्राउड की बात बोल सकते हैं ये सब। हाँ, कितनी प्राउडली हम बोल रहे हैं कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं, यहाँ 5 लोग हैं, उसमें से जो मेन बंदा है वो आज तक नहीं पकड़ा गया, हमें ये नहीं पता, व्हाट्सएप किया गया, क्या है यार, जो भी है, मतलब मुझे तो लगता है जजेस को भी या जस्टिस को भी कोई नहीं, ठीक है, आ, अगर आपने लकीर अब बड़ी खींच दी है तो हम उससे आगे निकलेंगे, इतना ही बोल सकते हैं। ऑब्वियस हम टीचर्स हैं तो हम यही बोल सकते हैं बच्चों को, अपने बच्चों को जो ओरिजिनल है और जो रियल में कुछ करना चाहते हैं, बेटा कोई दिक्कत नहीं, अगर उन्होंने अपनी लकीर बड़ी कर दी ना तो हम उससे बड़ी लकीर खींच पाएंगे। हमने कोशिश करी थी कि भैया गलत तरीके से खींचा गया है, बट नहीं यार, उन्होंने लाइन बड़ी खींच दी है, अब उससे बड़ी लाइन बनानी है, और उससे बड़ी लाइन यही है कि यार अगले साल 700 प्लस तो लेके जाओ, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको मौका मिले कहीं लोकलाइज कुछ करने का, तो इट इज अकॉर्डिंग टू, मैं नहीं बोल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, इट इज अलाउड, ठीक है। तो अगर आपको लगता है तो आप पापा को बोल सकते हो आप पढ़ाई करो इधर, देखो ये 2 चीजें करो, इस साल पापा भी तैयारी करेंगे ना, पापा मम्मी भी तैयारी करने के लिए बोल दो, पापा मम्मी को सिखाओ कि पापा मम्मी या तो 40-50 लाख या 60 लाख, और नहीं तो जो स्कूल स्कूल का है, या कोई कौन सा नाम था वो यार बंदे का, संजीव मुखिया या पता नहीं ऐसे ही कुछ था, अगर वैसे लोग अगर मिल जाते हैं तो ये भी एक तरीका सही है, ठीक है। बस दिस इज द रियलिटी। अगर आप इस बैच में हो और पढ़ना चाहते हो, मेरी तरफ से भाई अगले साल 700 प्लस पे एम करो। आई नो बहुत डिफिकल्ट है, अभी मैं सुबह ही किसी बच्चे से बात कर रहा था, मुझे पता है कि मतलब ऐसे ही बता रहे थे, उसके 640 नंबर है, ज़्यादा नहीं है, यूपी से है, 640 नंबर है, जनरल कैटेगरी है, और अभी फिर से प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो ठीक है। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी पढ़ना है भाई, एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, बाकी चीजें चलती रहेंगी यार, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते रहेंगे। हमें ने बोला ना 700 प्लस पे काम करते हैं, छोड़ो अब, ठीक है, अब इससे ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। अगले साल का टारगेट 700 प्लस रखो, लोकलाइज्ड अगर कुछ हो सकता है अरेंजमेंट तो अरेंजमेंट कर सकते हो तो कर लेना, क्योंकि ये इट इज अलाउड, इट इज नॉट मतलब मैटर ऑफ फैक्ट ये हो जाएगा कि इट इज अलाउड, ठीक है। चलो कोई नहीं, हाँ ये अरेंजमेंट अगर है तो फिर क्या ही दिक्कत है। हाँ 2 तरीके हो गए ना, एक तो पढ़ के पास हो सकते हैं या फिर, हाँ चलो कोई नहीं कोई नहीं। आज आप केमिकल इक्विलिब्रियम कर रहे थे, केमिकल इक्विलिब्रियम कर रहे थे, नहीं मुझे 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 रीनीट चाहिए भी नहीं था, मुझे रीनीट से मतलब नहीं था, मुझे बस ये जानना था कि सच में ऐसा हुआ। तुम्हें ही पता है 13 घंटे या 15 घंटे जो भी हियरिंग्स हुई थी ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं 2 दिन से मतलब डीपी का सॉल्यूशन रह गया था इस चक्कर में। कुछ और मेरी जो बैचेज चलते उसकी रिकॉर्डिंग में रात में करता था, दिन में मुझे लगता था कि यार कुछ अच्छा होगा, और मुझे लगता था 13-14 घंटे जो मैंने टीवी पे देखा, जो सुप्रीम कोर्ट को देखा, मुझे ऐसा लगा कि यार 13 घंटे में से 10 घंटे या 12 घंटे तो एनटीए की गलतियां ही, धोया गया एनटीए को यार। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो जजेस है ना, रीनीट कराएं चाहे ना कराएं वो अलग चीज थी, मुझे ऐसा लग रहा था अगले साल के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दें कि अगले साल ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को या एनटीए को बताना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा। मैं उसके फेवर में था कि हाँ यार ये चीज तो बोलना ही चाहिए कि यार थोड़ा 2-4 लाइन तो बोल ही सकते थे, बट ठीक है। हाँ मतलब ठीक है, अब क्या ही बोल सकते हैं यार, अब सुप्रीम कोर्ट भी अब यार तो ये नहीं बोल सकते ना कि वो भी पैसे खा लिए हों, पता नहीं यार, चाय पीने, चाय ब्रेक बहुत बेकार चीज होती है, ठीक है,
चाय से पहले ठीक था, चाय से पहले तक लग रहा था कि हाँ सुप्रीम कोर्ट को या किसी को समझ में आ रहा था कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अनटिल अनलेस, हाँ आखिर हम ही लोग गलत प्रूव हो गए, मंत्री जी सही साबित हो गए, कोचिंग वाले ही भोकाल काट रहे, हाँ अराजकता फैला रहे हैं, उनको उनके बच्चे पास नहीं हुए इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं यार मैं मतलब किसी को भी लगता है, अगर आपको लगता है कि आपको बाहर भी एडमिशन मिल रहा है या कहीं भी मिल रहा है, आप जा सकते हो, ठीक है। ये तो नहीं बोल सकता कि नहीं, वी आर नॉट वेरी प्राउड, बट हाँ अगर आप बाहर से एमबीबीएस करते हो, अगर हो सकता है तो कर लो, अगर फैमिली अफोर्ड कर सकती है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट ठीक है चलो आगे चलते हैं, हटाओ यार, अब जो होगा होगा। नीट 2025, ठीक है, टारगेट फिक्स है 700 नंबर, करते हैं यार, छोड़ो। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, अगले साल की तैयारी चलते हैं, शुरू करते हैं यार, बहुत हो गया। मतलब इस साल जब से ये बैच चालू हुआ है, मतलब 3 जून से मैं क्लास लेने आया था, 3 जून से लेके अभी 23 जुलाई 24 जुलाई होने को है, और बीच का जो भी 1.5 महीना था, मुझे लगता है कि हमेशा मन में ना एक था कि यार मुझे, मतलब जैसे अभी आज मेरे से कोई पूछे ना सर अगले साल का सेफ स्कोर क्या है, क्या ही बोलूंगा मैं, ठीक है। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, उम्मीदें हैं, उम्मीदें गायब हो जाती हैं कभी कभी, उम्मीदें टूट जाती हैं, सपने टूट जाते हैं, बट ठीक है चलते आगे, करते मूव ऑन करते हैं, छोड़ो यार क्या हुआ, उसने अपनी गली से भगा दिया तो, हाँ हम आगे निकलते हैं, हम अपनी लाइफ में आगे चलते हैं। ओके चलो, हाँ देखो हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, चलो पुरानी बातें छोड़ते आगे चलते हैं, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, देखना, ठीक है। हाँ देखना अपने पास, भाई देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या है सर, हमने ये पढ़ा था, जब भी आपको कोई बोला जाए, जब भी आपको कोई बोला जाए तो यहाँ पर याद रखिएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये हमने पढ़ा था, और इसी से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला था, के एफ अपॉन के बी निकाल दिया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास कितने टाइप का आ गया था, के सी, केपी और केकाई, ये 3 टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखोगे तो केसी कहलाएगा, प्रेशर के टर्म्स में लिखोगे तो पी कहलाएगा, केपी कहलाएगा, और अगर मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखोगे तो केकाई कहलाएगा। ये हमने बेसिक सी चीज पढ़ी थी, ठीक है, ठीक है, ये हमने बेसिक सी चीज पढ़ी थी। इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम ऐसा होता है, के एफ अपॉन के बी हो जाता है। इक्विलिब्रियम में और क्या देखा था, तो भैया हम लोग को ये पता चल गया कल के बारे में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो एल के सी, एल के इक्विलिब्रियम इज नथिंग, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एस नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी हो जाएगा। या फिर अगर हम बात करें एल एन के टू बाई के वन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे फ्लक्चुएट करता है, ये ऐसे फ्लक्चुएट करता है, 1/T1 1 माइनस T2, ये ऐसे फ्लक्चुएट करता है टेम्परेचर के साथ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहला फैक्टर अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ ऐसे फ्लक्चुएट कर जाता है, ऐसे फ्लक्चुएट कर जाता है, पक्का हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे फ्लक्चुएट कर जाता है, टेम्परेचर के कारण फ्लो कर जाता है, ठीक है। ये देखो अपने पास, इससे बोला जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, अगर रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो दैट इज 1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर रिएक्शंस को ऐड करते हैं, अगर रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, और अगर रिएक्शंस को डिवाइड क्या मल्टीप्लाई कर दे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, n से पावर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट n की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/m हो जाएगा। हमने कल ये पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट फॉरवर्ड इज
इक्वल्स टू रेट बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टोटल 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे, प्रेशर से, कॉन्सेंट्रेशन से, कैटलिस्ट से, वॉल्यूम से, प्रेशर से, कॉन्सेंट्रेशन से, कैटलिस्ट से, इन सब चीजों से या इनर्ट गैसेस से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डू नॉट गेट अफेक्टेड, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, इक्विलिब्रियम चेंज नहीं करता है, पक्का हो जाएगा। तो ध्यान से देख लो अपने पास, के इक्विलिब्रियम डज नॉट गेट अफेक्टेड, ये अपने पास ध्यान रखना। यही 4 फैक्टर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है। अगर रिएक्शन फिक्स है तो फिर रिएक्शन फिक्स है तो ये सब कुछ हो नहीं रहा होगा। अगर रिएक्शन फिक्स है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो चलो एक काम करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर ली हमने, ये देख लिया ये 4 फैक्टर्स कौन कौन से थे। तो आ जाइए फटाफट आज का केबीडी चालू करते हैं। आज की क्लास में देखते हैं, बिना चाय पिए हुए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखते ही टिक मार दीजिए। क्या होगा पहला क्वेश्चन, क्या होगा? क्या होगा अगर दो रिएक्शन सेम रेट से हो रहे हैं? तो उसको कंप्लीशन नहीं बोलते, उसको कौन सा बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ चुका है। इसका मतलब दो लोग अगर सेम रिएक्शन से हो रहे तो इसका मतलब यहां पर ऐसे टू अपोजिंग क्या बोल दिया जाएगा? सर ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रिएक्शन दी हुई है, दूसरे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 0.5 है। सर सेम टेम्परेचर पे आपको उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। क्या आ जाएगा उसका, क्या आ जाएगा? आंसर निकालेंगे क्या, आंसर निकालेंगे क्या? क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा? रिएक्शन रिवर्स कर रहे हैं तो रिएक्शन रिवर्स करेंगे, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/0.5 आ जाएगा। क्या 1/0.5 आ जाएगा? सर ये कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका आंसर निकालने में इतना टाइम लगना चाहिए क्या? इसका आंसर निकालने में इतना टाइम लगना चाहिए क्या? नहीं भाई साहब, आगे चलिए। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, और इस क्वेश्चन में इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया है? 7.4। मुझसे बोला जा रहा है कि सर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए, क्या आ जाएगा? 7.4। ये अंडर रूट है, इधर ये अंडर रूट है, इसको ऐसे अंडर रूट बोलते हैं। बताइए क्या होगा, क्या होगा? क्या किया गया है? कैलकुलेशन करना है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर 7.4 है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है। इस रिएक्शन का बीच में रिलेशन क्या है? आई थिंक 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो भैया इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 7.4 का स्क्वायर। सर 7 पॉइंट, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो काहे का कैलकुलेशन कर रहे हो? यही आंसर आएगा। काहे का कैलकुलेशन करने में लगे पड़े हो भाई? 7 का 49 होता है, उससे ऊपर आना चाहिए। 20 क्या कर रहे हो भाई? है समझ में नहीं आ रहा है क्या? अगले साल और गरीब मेधावी बच्चे आ रहे हैं, पढ़ लो। अगर इस क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। सर कुछ नहीं करना था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई मतलब स्क्वायर कर देंगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको स्क्वायर कर दिया जाएगा।
क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अगर आप देखेंगे तो इस रिएक्शन में कुछ नहीं, इन सबको क्या करने वाले हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 2 into 4 into 6, सर 8 into 6 कितना आ जाएगा? 48 इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। देखोगे लास्ट में, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन में, क्या आंसर आएगा? अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है 4 into 10 की पावर, ये 4 into 10 की पावर, यार यहां पर 4 लिखा है, अगर कैटलिस्ट कर देते तो कैटलिस्ट से रिएक्शन फास्ट हो जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? कैटलिस्ट के केस में रिएक्शन बहुत फास्ट जा रहा है, 10 टाइम्स फास्ट हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? अरे भाई लिखने की जरूरत नहीं, ये सारे क्वेश्चंस को आपको पूरा कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगा। आज थर्मोडायनामिक्स का कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगा, डीपीपी 1 डीपीपी 9 थर्मोडायनामिक्स की डीपी आज दोनों कंबाइंड आपको मिल जाएगी, सॉल्यूशन भी मिल जाएगी। अब आज से नो बैकलॉग, हाँ मैं भी कोशिश करूंगा नो बैकलॉग, क्योंकि भैया 700 प्लस लेके आना है अगले साल। अगर तुमने बैकलॉग किया तो भैया ऑब्वियस है बैकलॉग से कुछ नहीं, आपको ही पता है रिवीजन करने का टाइम कम हो जाएगा। अगर आप बैच को सही से फॉलो करेंगे जनवरी तक खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम फरवरी तक खत्म हो जाएगा, रिवीजन करने का टाइम बचेगा तब जाके, क्योंकि जब सिलेबस खत्म होता है उससे 700 नंबर नहीं आएंगे, सिलेबस खत्म होने के 700 नंबर नहीं आएंगे, सिलेबस खत्म होने के बाद आप कितनी रिवीजन करते हैं, आप कितनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, उससे अपना स्कोर बढ़ेगा। सिलेबस खत्म करना तो बहुत सिंपल सा है सर, हंसते गलते ब्लैंक पीडीएफ आज आ जाएगा। मैं तो बस बता रहा हूँ 700 नंबर लाने का सिंपल सा तरीका ये है कि पहले आप सही टाइम पे अपना सिलेबस खत्म कीजिए। सिलेबस जब खत्म हो, जैसे मान लो ये चैप्टर फिनिश हो, तो आपको ये चैप्टर आना चाहिए, उसके बाद उसका रिवीजन साइड बाय साइड टेस्ट के हिसाब से रिवीजन करते रहिए, और दुनिया में जितने भी टेस्ट है वो देते रहिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बिना प्रैक्टिस के, देखो बेटा यहां तक जो होता है ना 550 से लेकर 600 नंबर तक, ये क्या है? ये आपका नॉलेज है। नॉलेज, आपका नॉलेज ये बताएगा कि हाँ इसका मतलब 550 से 600 आ रहे हैं ना, मतलब इस बच्चे ने सिलेबस सही सही पढ़ लिया है। लेकिन 600 से लेकर 720 तक जाने में ना भाई साहब, यहां बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, यहां पर नॉलेज के साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चन आपको सिखाता है, क्वेश्चन क्या करेगा, आपको अलग अलग क्वेश्चन सिखाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, जितने टेस्ट हो सकते उतना टेस्ट दीजिए। 600 तक तो नॉलेज चेक हो जाता है, 600 से 720 के बीच में ये होता है कि बच्चे ने कितना क्वेश्चन दे। अब जैसे कोई क्वेश्चन देख के डर रहा है, इसका मतलब भाई आप सही से प्रैक्टिस करके नहीं बोले, सही से प्रैक्टिस करके नहीं बोले, ठीक है ना? तो सही से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि भैया एक लिमिट है। जैसे अभी सिंपल सा ओलंपिक में देखा होगा ना नीरज उसको, कि भैया क्या है, लिमिट है, 80 मीटर तक कोई भी फेंक लेगा। भाला फेंकने जाओगे ना, जो फेंकते हैं नीरज से अपने पास, नीरज चोपड़ा, वो जो फेंकता है 80 मीटर तक कोई भी फेंक लेगा, जो भी मतलब वर्ल्ड के। लेकिन भैया सारी लड़ाई कहाँ है? 88 से लेकर 89 के बीच में, और 90 तो बहुत दूर की बात है, 88 मीटर से लेकर 89 मीटर्स के बीच का है। इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं 4 साल से, ठीक है? मैं एक बात बता रहा हूं, तो यही ध्यान रखिएगा, जो लास्ट वाला जो गैप होता है 600 नंबर तक लाना, आप सिलेबस कवर करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे, आपका 600 नंबर तक आ जाएगा। लेकिन 600 से ऊपर वाले स्टेप पे जाना है तो आपको चाहिए ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस, और वो यही से स्टार्ट होगी, ठीक है? हाँ, नीरज चोपड़ा जेवलिन जो थ्रो करता है वो बता रहा हूं, 1 मीटर के अंदर ही सारे लोग खत्म हो जाते हैं, जितने टॉप लोग होते हैं, ठीक है? चलो, हाँ हाँ क्वेश्चन काफी है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका इक्वेशन लिखना है, कितने लोग कर लेंगे? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं तो बोलूंगा भैया एनसीईआरटी देख लो ना, नई वाली, हाँ ज्यादा पुरानी नहीं, नई वाली एनसीईआरटी देख लीजिएगा, और उसके अंदर जो और क्वेश्चंस है वो कैसे लिखेंगे। देखो इस क्वेश्चन को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, क्या इससे रिएक्शन लिख सकते हैं? क्या इससे रिएक्शन लिखा जा सकता है? देख लीजिए, क्या आप सब लोग ये साथ साथ में लिख सकते?
से ये सब लोग साथ साथ में लिख सकते हैं क्या? ये सब लोग साथ साथ में लिख सकते हैं क्या? ये देख लो, ये अपने पास हो जाएगा, रिएक्शन आ जाएगा, पक्का हो जाएगा। डन। चलो, तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम की बातें हो गई। अब एक काम करते हैं, जब हमने कल 3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाले थे, आज एक काम करते हैं, आज की क्लास चालू करते हैं। मैंने शायद 5 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्टिव थे, 1 सब्जेक्टिव था, 6 क्वेश्चंस थे आपके पास। जितने भी सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब एक काम करते हैं, आज की क्लास चालू करते हैं। ठीक है, आज की क्लास चालू करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो हमारे पास केपी है, केसी है और केकाई है। केकाई आज के टाइम पे ऑब्सोल्यूट है, ऑब्सोल्यूट है तो इसलिए इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे हम लोग। ये क्या है, एनसीईआरटी में नहीं है, नॉट इन एनसीईआरटी, लेकिन हाँ अभी हम लोग जानेंगे इसके बीच का रिलेशंस क्या होते हैं। सबसे पहला रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन, अगर कहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है केपी एंड केसी, इनके बीच का रिलेशन निकाला जाए। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। 3 टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केपी, केसी, केकाई। केकाई हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन केपी और केसी तो है, तो हमें जानना है इनके बारे में। केपी और केसी की बात करें, एक बात बताओ, ये रिएक्शन सब लोग लिख सकते हैं ना? ये रिएक्शन तो हम पहले दिन से लिख रहे हैं, जब से इक्विलिब्रियम चालू हुआ है तब से लिख रहे हैं। सर इसका केसी लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। और अगर मैं इसका केपी लिख दूं तो केपी क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, ध्यान से देखिएगा, प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। ऑब्वियस है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन बस आपको रिलेशन जरूर पूछा जा सकता है। केसी ऐसे लिखेंगे, केपी ऐसे लिखेंगे, ये तो कल से लिख रहे हैं। केसी लिखने का तरीका ये था, केपी लिखने का तरीका ये था। मुझे इन दोनों को रिलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जिंदगी में एक चीज मिली है, मुझे पता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। प्रेशर जो होता है वो गैस का होता है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। सर प्रेशर को क्या लिख सकता हूं, कॉन्सेंट्रेशन इंटू आरटी लिख सकता हूं, मतलब प्रेशर ऑफ ए को क्या लिख दूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आरटी लिख सकता हूं। प्रेशर ऑफ बी को क्या लिख सकता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आरटी लिख सकता हूं। प्रेशर ऑफ सी को क्या लिख सकता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू आरटी लिख सकता हूं। प्रेशर ऑफ डी को क्या लिख सकता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये देख लो, ये लिखा जा सकता है। स्टेट्स ऑफ मैटर बोल दिया, आइडियल गैस इक्वेशन बोल दिया जाए, आइडियल गैस इक्वेशन बोल दिया जाए तो देख लो, केपी और केसी की बात कर रहा है, केपी और केसी की बात कर रहा हूं। प्रेशर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सीआरटी लिख सकते हैं, केसी केपी हो जाएगा, केसी केपी हो जाएगा, ये देख लो। अब मैं क्या करूंगा, केपी को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये ऐसा लिख सकते हैं। और अगर मैं केपी को ध्यान से देखूं तो केपी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, सी की पावर सी, डी की पावर डी, सर ए की पावर ए, बी की पावर बी, और ऊपर आरटी की पावर सी प्लस डी डिवाइड बाई आरटी की पावर ए प्लस बी। सर ये एक फाइनल रिलेशन लिख रहा हूं, दैट इज व्हाट, केपी इज नथिंग के सी इंटू आर टी। ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या लिख दिया जाएगा, डेल्टा एनजी। ये आपको एग्जाम हॉल में लेके जाना है, पर्ची नहीं लेके जानी है, ठीक है, एग्जाम हॉल में दिमाग में लेके जाना है, ठीक है, एग्जाम हॉल में लेके जाना है। भाई पूरा डेरिवेशन मर्जी है, लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो आपको वो रिलेशन पता होना चाहिए। ये आर टी, डेल्टा एनजी क्या है, सर डेल्टा एनजी क्या है, तो ये देखो ना, ये क्या लिख देंगे, केसी इंटू आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस क्या हो गया, ए प्लस बी। ये सी प्लस डी कौन से मोल्स हो गए, प्रोडक्ट के मोल्स। सर ए प्लस बी क्या हो गए, रिएक्टेंट के मोल्स। वेयर डेल्टा एनजीज, वेयर डेल्टा एनजीज नंबर ऑफ, डेल्टा एनजी निकालना तो हमें अब थर्मोडायनेमिक्स से आता है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस कितना रख देंगे, रिएक्टेंट रख देंगे। गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या रख देंगे, रिएक्टेंट्स रख देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, ये देख लो अपने पास, डेल्टा एनजी नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, पक्का
हो जाएगा, श्योर हो। तो देख लो केपी इज इक्वल्स टू केसी, इनके बीच का रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि ये रिलेशन होता है, ये दो एक ही घर के दो तीन भाई है, केपी केसी केकाई। जैसे हमारे यहाँ अपने पास क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, केपी प्रेशर के टर्म्स में, सी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में और केकाई। तो ये देखो, देखो अपने पास ये क्या है, पढ़ने वाला, ये कौन सा है, चीटिंग वाला, और ये कौन सा है, ट्विटर वाला या एक्स वाला। ठीक है चलो मान ले, ये पकड़ा जाएगा नहीं तो छोड़ दो इसको, चीटिंग वाला रोक दिया जाएगा। तुम लोग जो सबसे ज्यादा बेचारा फंसेगा, केपी फंसेगा। केपी को रिलेशन केसी से भी स्टेब्लिश करना है, केपी को रिलेशन केकाई से होना। भाई पूरा डेरिवेशन नहीं करना है, पूरा डेरिवेशन मैंने कराया, तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, डेल्टा एनजी क्या है, अरे डेल्टा एनजी तो कब से निकालते आ रहे हैं, गैसियस, याद है डेल्टा एनजी कब से निकाल के आ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स से निकाल रहे हैं। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी, याद है पक्का। तो देख लो, मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी, अगर मैं ऐसा दिया हुआ है तो अब यहां पर देखना, अगर ध्यान सुनना, अगर डेल्टा एनजी इज इक्वल्स टू जीरो, अगर डेल्टा एनजी इज इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा एनजी इज इक्वल्स टू जीरो, क्या होगा, डेल्टा एनजी इज इक्वल्स टू जीरो, क्या हम बोल सकते हैं उस केस में केपी इज इक्वल्स टू केसी। मतलब अगर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स दोनों साइड बराबर है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड दोनों साइड बराबर है, तो इस केस में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर के टर्म में लिखो चाहे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखो, कोई फर्क नहीं होता है, कोई फर्क नहीं होता है, पक्का हो जाएगा। डेल्टा एनजी अगर जीरो हो गया तो केपी इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, केसी। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो गई, ऑब्वियस है आर पॉजिटिव टी पॉजिटिव, डेल्टा एनजी की वैल्यू ग्रेटर देन दिस, तो केपी की वैल्यू क्या होगी, केसी से बड़ी हो जाएगी। और अगर मैं ऐसा लिख दूं कि डेल्टा एनजी की वैल्यू लेस देन जीरो हो गई, मतलब केपी विल बी लेस देन केसी, पक्का हो जाएगा, श्योर हो। केपी और केसी का रेशियो हो जाएगा। हाँ, आर इंटू टी, ए आर इंटू टी, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है भाई, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हाँ, डेल्टा एनजी सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी, डेल्टा एनजी सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा सर, श्योर हो, ठीक है। केपी ग्रेटर देन केसी, कोई पूछेगा कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केपी बाई केसी बताओ, तो इसकी वैल्यू भी आप क्या लिख दोगे, आर टी की पावर डेल्टा एनजी, ये वैल्यूज भी अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला पता है तो आप बाकी सब रिलेट कर सकते हो। अच्छा चलो एक दो कंडीशन और बताओ, एक दो कंडीशन और बताओ, केपी इज इक्वल्स टू केसी, ये किस किस कंडीशन पे हो सकता है, किस किस कंडीशन पे हो सकता है, जब तुम्हारा डेल्टा एनजी कितना हो जाए, जीरो, डेल्टा एनजी कितना हो जाए, जीरो। सर केपी इज इक्वल्स टू केसी कब हो जाए, सर ये दोनों बराबर कब होंगे, जब डेल्टा एनजी जीरो, किसी की पावर जीरो मतलब क्या हो गया, किसी की पावर जीरो मतलब क्या हो गया, वन, किसी की पावर जीरो मतलब क्या हो गया, वन, केपी इज इक्वल्स टू केसी। दूसरा, अगर मैं बोल दूं, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि आरटी की वैल्यू कितनी हो जाए, आरटी की वैल्यू कितनी हो जाए, वन हो जाए, आरटी की वैल्यू वन हो गई तो किसी का पावर वन का पावर कुछ भी हो, तो इसका मतलब टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वन बाई आर, और आर की वैल्यू 0.082 पुट कर दूं, 0.0821 लीटर एटीएम में, तो ये अप्रोक्सीमेटली 12 केल्विन लिख सकते हैं। केपी इज इक्वल्स टू केसी, केपी इज इक्वल्स टू केसी कब हो सकता है, जब क्या हो जाए, डेल्टा एनजी जीरो या आरटी की वैल्यू क्या हो जाए, वन हो जाए, पक्का आरटी की वैल्यू क्या हो जाए, वन हो जाए, तो केपी और केसी बराबर आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर का और कॉन्सेंट्रेशन का तभी बराबर होता है जब उसके गैसियस मोल्स क्या हो जाए। जैसे अब सिंपल सा एग्जांपल, अब मैं इस रिएक्शन में लिखूं, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें दिया हो, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर तुम्हें दिया है, मैं बोलता हूं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो 10 दिया है, तो तुम बोलोगे सर केपी दिया है कि केसी दिया है, सर इस केस में डेल्टा एनजी कितना है, सर 2 माइनस 2 कितना है, जीरो, तो सर ये केपी लिखो चाहे केसी लिखो, सब बात बराबर होगा, सब बराबर होंगे, केपी और केसी सब बराबर होंगे, सब के सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, पक्का। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू देख लो, उसके हिसाब से निकाल देना।
अब एक सिंपल सी लाइन में बोलूं, अगर अब सिंपल सी लाइन में बोला जाए तो भैया सीधा सीधा अगर आपसे कोई सिंपल सी लाइन पूछी जाए तो याद रखिएगा, ठीक है। अगर केपी और केसी के बारे में, केपी, हाँ चलो आ जाओ एक क्वेश्चन करो, केपी बाई केसी इस रिएक्शन का किसके इक्वल होगा? केपी बाई केसी किस रिएक्शन का इक्वल होगा? इस रिएक्शन में केपी बाई केसी किसके इक्वल हो जाएगा? इस रिएक्शन में केपी बाई केसी किसके इक्वल हो जाएगा? बताओगे केपी बाई केसी किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? सर केपी और केसी किसके इक्वल होगा इस केस में? देखो क्या हो जाएगा, केपी बाई केसी इज नथिंग आर टी की पावर डेल्टा एन जी। इस रिएक्शन में डेल्टा एन जी कितना है? इस रिएक्शन में डेल्टा एन जी कितना है सर? 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 है, तो इसका मतलब आर टी की पावर -1, और दिस इज व्हाट 1 बाई आर टी लिख सकते हैं। आर टी की पावर -1, तो ये कितना हो जाएगा सर? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 1 बाई आर टी। आंसर कितना आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। केपी अपॉन केसी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। केपी अपॉन केसी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बताओ, अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें केपी और केसी में कौन बड़ा होगा? केपी और केसी में कौन बड़ा होगा? कैलकुलेशन करनी है क्या? नहीं, कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। क्या निकालना है आप सोच लीजिए, क्या निकालना है? केपी और केसी में कौन बड़ा होगा? केपी और केसी का कौन बड़ा होगा? भाई थर्मो में जो होमवर्क दिया था 4 क्वेश्चन लास्ट में छोड़े थे, और वो क्वेश्चन बहुत इजी से थे भाई, उसका आंसर ऐसे ही गूगल सर्च मारोगे सब मिल जाएगा। हो जाएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन में? डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है सर? 3 माइनस 2 माइनस 1 है, सॉरी +1 है। 3 माइनस 2 +1 है, तो सर यहां पर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, तो केपी शुड बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? केसी हो जाएगा। केपी शुड बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? केसी हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एन जी क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है, तो केपी विल बी ग्रेटर देन केसी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर आपका डेल्टा एन जी बड़ा है, तो इस केस में हम लोग बोल देते हैं कि केपी इज इक्वल्स टू केसी। ये देख लो, केपी इज इक्वल्स टू केसी। एक सिंपल सी चीज, मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, मतलब पुरानी नहीं, सब में एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा। केपी एंड केकाई, ध्यान सुनिएगा, रिलेशन केपी एंड केकाई। केपी और केकाई में सब लोगों को, जिन लोगों को लगता हो कैसे रिलेट करते हैं, डेरिवेशन ऐसे बेटा काम की नहीं है आपके, क्योंकि ऑब्वियस है अभी नई और पुरानी एनसीईआरटी मिला दो तो कहीं भी आपको केका ही नहीं मिलेगा। आपको डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज करना है। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल, बेटा अगर मैथ यूज करने नहीं आ रही है कि डेल्टा एनजी बड़ा होगा, डेल्टा एनजी बड़ा होगा तो सर केपी बड़ा होगा, हम क्या बोल सकते हैं? डेल्टा एनजी बड़ा होगा अगर किसी की पावर पॉजिटिव होगी, तो यार मल्टीप्लीकेशन में है ये शायद। एक काम करो, अगर तुम्हें ये डेल्टा एनजी वाला, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ग्रेटर होगा तो केपी कैसे बड़ा होगा, एक काम करो, बैठ के ना पहले ये सोचना, इसके बारे में सोचो। अगर इसकी पावर 2 लोगे, इसकी पावर मान लो यहां y है, ये y हो गया और ये x हो गया, इसकी पावर अगर 2 लोगे तो कितना आ जाएगा यार? क्या यार तुम लोग कैसे फाइट करोगे भाई तुम? और अगर यहीं पर x की पावर 3 की पावर -2 आ गया तो ये कितना हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू x/9 आ जाएगा। अब y बड़ा है कि छोटा है ये आप देख लीजिए, y बड़ा है कि छोटा है आप देख लीजिए। यहां पर 9x आ गया और यहां पर x/9 आ गया।
अगर आपको केपी और केसी में ध्यान रखिएगा, केपी और केसी में अगर डिफरेंस अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं तो भैया थोड़ा बेसिक मैथ करके फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा। फिजिक्स के मास्टर कूद कूद के पढ़ाते हैं 10-15 दिन फिजिक्स में, उनको लगता है कि बच्चा बेसिक मैथ पढ़ा देंगे हम ही तो ही जाके समझेगा। ध्यान से सुन लीजिएगा भाई, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप फिर, मैं सच बताओ, फिर गलत तरीके से सोच रहे हैं आप। डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं उसका सर सीधा सीधा प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स। अब तुमको बोलो सर गैसियस मोल्स लिखा नहीं है, अरे भैया ये क्या है, स्टोइकोमेट्री पढ़ी है, ये क्या लिखा है 1, ये क्या लिखा है 1। हाँ भाई पढ़ ले, ठीक है। नहीं तो ये 1 1 अब जोड़ना नहीं आ रहा, घटाना नहीं आ रहा, तो यार अब क्या ही बोल सकते हैं। अगले साल तुझे ही पता है क्या होने वाला है, ठीक है। चलो, केपी डायरेक्ट, केपी एंड केकाई की बात कर रहा था, तो केपी और केकाई के बीच का रिलेशन बता रहा हूं। मुझे रिलेशंस इसलिए नहीं डिराइव करना क्योंकि उसका कोई अब कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। जिस तरह से एग्जाम में अब ऑब्वियस एनसीईआरटी बेस चल रहा है, तो केपी इज नथिंग केकाई इनटू पी टोटल, टोटल प्रेशर की पावर डेल्टा एन जी, ठीक है, डेल्टा एन, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यहां पर क्या लिख देंगे, डेल्टा एन जी लिख देंगे, डेल्टा एन जी लिख देंगे, सॉरी डेल्टा एन जी, वही वही डेल्टा एन जी। ये केपी इज इक्वल्स टू के काई। अब डिराइव करने के लिए आपको लगता है तो पार्शियल प्रेशर का कोई रिलेशन नहीं, फालतू की चीजें नहीं करनी है हमें, ध्यान सुनना अपने पास, केपी और के काई की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे फिर से लिख दूं, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, चांसेस कम है, लेकिन हाँ बस जान जाइए क्योंकि आज सामने वाला अगले साल हो जाए कहीं पूछना हो, ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ पता होना चाहिए, इसीलिए डेरिवेशन नहीं करा। केपी इज इक्वल्स टू क्या होगा, केपी इज इक्वल्स टू के काई पी टोटल की पावर डेल्टा एन जी, केपी इज इक्वल्स टू के काई पी टोटल की पावर डेल्टा एन जी। ध्यान सुनना, मैं तुम्हें बस एक चीज बताना चाह रहा हूं, केपी केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, केपी इज इक्वल्स टू के काई पी टोटल की पावर डेल्टा एन जी। क्या अगर हम ऐसा बोल दें कि डेल्टा एन जी जीरो है, डेल्टा एन जी जीरो है, उस केस में केपी केसी के बराबर, केपी केकाई के बराबर, मतलब ये सारे लोग जहां भी डेल्टा एन जी जीरो हुआ, जहां भी डेल्टा एन जी जीरो हुआ, जिस रिएक्शन में डेल्टा एन जी जीरो हुआ, ध्यान सुनना, जिस रिएक्शन में डेल्टा एन जी जीरो होगा, जिस रिएक्शन में डेल्टा एन जी जीरो होगा, उस रिएक्शन में याद रखिएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी के टर्म्स में लिखिए, प्रेशर के टर्म्स में लिखिए, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखिए, चाहे मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखिए, उस रिएक्शन में हमेशा तीनों के तीनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, तीनों के तीनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। जिस रिएक्शन में डेल्टा एन जी जीरो हो, मान लो मैं ऐसा कहीं रिएक्शन लिख रहा हूं कि सर 2A गैसियस मोल्स गिव्स B प्लस सी दे रहा हूं, B गैस प्लस C गैस दे रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन में कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताऊं कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो मेरा 100 है, तो ये भैया याद रखिएगा ये किसके बराबर होगा, ये केपी के बराबर, केसी के बराबर, या फिर केकाई के बराबर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। हाँ पी टोटल, ठीक है। अरे पी टोटल, पी टोटल अब कहीं, अरे एक बोल रहा है कहीं पढ़ेगा तो इसको ऐसा भी लिख सकते, रूम का टेम्परेचर अपॉन डेल्टा एन जी, पी टोटल। अब ये बोले सर ये नहीं लिखा, अरे भाई पी टोटल को यही बोलेंगे ना, पीवी इज इक्वल्स टू आर टी बोलते, जब नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर नहीं कर रहे तो पीवी को ये भी लिख सकते, ठीक है, पक्का हो जाएगा। तो केपी केसी केकाई तीनों बराबर होंगे, बस इतना जान जाना। इसके अलावा जो एग्जाम हॉल में या एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो ये वाला रिलेशन है, ये रिलेशंस आपको पता होने चाहिए, इसकी दिमाग में रखिएगा। बाकी ये ठीक है, एक शो ऑफ वाला ज्ञान है, शो ऑफ वाला ज्ञान रख लीजिए, हो जाएगा, पक्का डन। हाँ आ जाइए, क्वेश्चंस पे आते हैं फिर से दोबारा, फिर से क्वेश्चंस पे आते हैं। किस रिएक्शन में केपी इज ग्रेटर देन केसी, कौन से रिएक्शन में केपी ग्रेटर देन केसी होगा, केपी ग्रेटर देन केसी कब होगा, जब डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो होगा। अब डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो निकालिए, किस केस में डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, किस क्वेश्चन में डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, केपी इज इक्वल टू के काई पी टोटल, डेल्टा एनजी इज इक्वल टू जीरो।
कितना आएगा डेल्टा एन जी, इस रिएक्शन में कितना आ जाएगा सर? यहां पर देखोगे इसके 2 मोल्स, इसका कितना है 1 और इधर कितना है 3। प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स कितने हैं 3 - 2 1। एक सहरिस भाई है वो पूछ रहे डेल्टा एन जी, उस टाइम से लगातार चैट में डाल रहे बेटा, इसीलिए नहीं आता डेल्टा एन जी तुम्हें निकालने, पढ़ना होता है बेटा। ये थर्मोडायनेमिक्स में कर लिया है। गैस के कितने मोल्स हैं 1, माइनस कितने हो गए उस साइड, कितने गैसियस मोल्स हैं 2 -1। यहां डेल्टा एनजी निकालने जाओगे ये कितना हो जाएगा 2 - 2 कितना 0। इधर 2 मोल्स, इधर 1 इधर 1, तो रिएक्टेंट साइड 2 गैसियस मोल्स, प्रोडक्ट साइड 2। ये देख लो डेल्टा एनजी यहां पर 2 - 4 = -2। मुझे क्या देखना था, मुझे देखना था Kp ग्रेटर देन Kc, मतलब किस केस में आएगा, ए वाले केस में आएगा, ए वाले केस में आएगा, ए वाले केस में आएगा। पक्का आ जाइए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। एट 1000 केल्विन द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन कब होगा, किसके बराबर होगा? आर के टर्म्स में ही बता देना है, टाइम ज्यादा दे देता हूं। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? कितना आएगा? डेल्टा एनजी कितना है सर? इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी निकालने जाइएगा, इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी निकालने जाइएगा तो 4 - 3 कितना आ गया 1। तो आरटी की वैल्यू 1, तो केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी केपी अपॉन आरटी आ जाएगा, केपी अपॉन आरटी आ जाएगा, केपी अपॉन आरटी। केपी की वैल्यू तुम्हें ही पता है कितना दिया है 0.5। आर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है सर 1000 केल्विन दिया हुआ है, 1000 केल्विन दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 10 की पावर 4 -4 आर इनवर्स। देख लो 5 × 10 की पावर कितना हो गया? अरे यार आर -4 होगा ना, हाँ 10 की पावर -4, ठीक है -4 होगा यार, आर इनवर्स होगा, आर इनवर्स होगा, इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। आर इनवर्स आएगा, केसी निकालना है तो केसी हमेशा केपी के अपोजिट चलेगा। जिन लोगों का सी आ रहा है ये देख लो ना, आर ऊपर आएगा तो आर क्या आ जाएगा -1 आएगा ना। आर की वैल्यू क्या होगी, मैं तो ऐसे ही रिजेक्ट कर देता, ए बी सी ऐसे ही गलत हो जाता, मैं कैलकुलेशन भी नहीं करता, मुझे दिख रहा है कि आर क्या आएगा -1 में आएगा। केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी केपी अपॉन आर टी, आर की वैल्यू कितनी आएगी -1, यही एक करेक्ट ऑप्शन बचता है। पावर थोड़ा गड़बड़ था वो सही कर लिया हम लोगों ने, पावर थोड़ा गड़बड़ था वो सही कर लिया। आ जाइए फटाफट, सोचने का ज्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी निकालो। Kp = Kc, जो भैया एनसीईआरटी में है उसके ऊपर इतने क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लो कि टेंशन ना रहे। चलो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, Kp Kc के बराबर कब होता था, जब डेल्टा Ng 0 या फिर Rt की वैल्यू क्या होती थी 1। सर यहां किससे निकालेंगे, डेल्टा Ng से निकालो। Kp = Kc किस केस में आएगा, Kp = Kc किस केस में आएगा? ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ में मिल जाएंगे बेटा, टेंशन मत लीजिए। चैप्टर खत्म होता है 1-2 दिन 3 दिन रुक जाइए, उसके बाद मिल जाएगा। हाँ जैसे थर्मोडायनेमिक्स का सारा कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगा, मूल कॉन्सेप्ट का डाला जा चुका है, सॉल्यूशंस का डाला जा चुका है, समरी लेक्चर मिल जाएगा, सब कुछ। बस आपको क्या करना है, या तो पढ़ाई और नहीं तो ई रिक्शा चलाइए। क्या होगा, कितना हो जाएगा डेल्टा एनजी, कहां 0 है डेल्टा एनजी सर? इस केस में डेल्टा एनजी निकालने जाइएगा
3 माइनस 2 1 हो जाएगा। इस केस में डेल्टा एनजी निकालने जाइएगा 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा। इस केस में डेल्टा एनजी निकालने जाओगे सर 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। इस केस में डेल्टा एनजी निकालने जाओगे 2 माइनस 3 माइनस 1। कौन सा ऑप्शन है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जहां केपी इज इक्वल्स टू केसी आ रहा है, जहां केपी इज इक्वल्स टू केसी आ रहा है। अगर एक ही क्वेश्चन रिवाइज करना हो इस टॉपिक का अपने नोटबुक में तो ये क्वेश्चन डबल स्टार मार्क कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को निकालिए, इस क्वेश्चन को कीजिए। मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, इसमें टाइम भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, केपी और केसी का बीच का रिलेशन है, लेकिन लॉग लगा दिया है, मजे ले रहा है, लॉग भी लगा दिया, मजे ले रहा है, लेने दीजिए। आप देखिए आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप देखिए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैक्सिमम 2 मिनट देता हूं, सोचने का इतना ही टाइम होता है भाई। ये अच्छा क्वेश्चन है, करके देखिए मजा आएगा, इस क्वेश्चन को करके देखिए मजा आएगा। क्या होगा इस केस में, कैसे करेंगे? पहली बात, इसका डेल्टा एनजी निकालो। डेल्टा एनजी कितना है? 2 माइनस 5 माइनस 3 है। केपी इज इक्वल्स टू, केपी बाई केसी को क्या लिखते थे? आर टी की पावर माइनस 3 लिख दे, माइनस 3। सर लॉग लगाएंगे तो लॉग, या फिर इसको 1/RT की पावर, चाहे ऐसे लिख देता आर टी के, 1/RT की पावर 3 लिख दे, 1 बाई, देख लो 1/RT की पावर 3 लिख दे, देख लो। ये देखना, लॉग लगा दे अगर दोनों साइड तो लॉग, ये दोनों साइड लगेगा। मैंने 1/RT क्यों लिखा, उसके पीछे आप ऑप्शन देख के डिसाइड कर सकते हैं। कोई बोले सर आपने RT क्यों नहीं लिया, 1/RT क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ऑप्शन में 1/RT है, इसीलिए मैंने ऐसा लिख दिया। RT की पावर -3, इसको मैं लिख सकता हूं 1/RT की पावर 3। ये लॉग दोनों साइड लगा दो। अगर आपने लॉग दोनों साइड लगा दिया तो KP अपॉन KC इज इक्वल्स टू 3 लॉग 1/RT आ जाएगा। और अगर मैं इसको सही से लिखूं तो लॉग KP बाई KC -3 लॉग 1/RT आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। लॉग KP बाई KC -3 लॉग 1/RT, क्या आंसर आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे क्वेश्चंस, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है जो सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करा देगा। केपी और केसी ऑब्वियस है, डेल्टा एनजी ये लिखो। सर 1/RT क्यों लिखा? बिकॉज ऑप्शन में 1/RT था, यही सोचना था और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में बस यही सोचना था, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 58% लोगों ने किया, बहुत बढ़िया। आ जाइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फिर से अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2 KP अपॉन इज इक्वल्स टू KC इज पॉसिबल व्हेन, ये कब पॉसिबल हो सकता है? 2 KP इज इक्वल्स टू KC कब पॉसिबल हो सकता है? अगेन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लीजिए लेकिन कीजिए, बहुत मजेदार सा क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चन करा रहा हूं ना भाई साहब, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ट्राई कीजिएगा, क्या हो जाएगा।
क्या होगा 2kp इज इक्वल्स टू kc, कैसे पॉसिबल होगा, किस टेम्परेचर पे पॉसिबल होगा? इसका मतलब यही है ना, kp अपॉन kc इज इक्वल्स टू 2, और 2 कैसे आता है, r इंटू टी, सर डेल्टा एन जी। इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी कितना है, डेल्टा एन जी कितना है 1 माइनस 2, कितना हो गया -1 हो गया, 1 माइनस क्या हो गया 1, तो 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर टी। तो सर ये देख लो, टेम्परेचर की वैल्यू रखोगे तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2r, 1 अपॉन 2r, ये देखना अपने पास 1 अपॉन 2r, और r की वैल्यू जब ली जाती है 1 अपॉन 0 r की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन ऐसे लिया जाता है। r की वैल्यू 1/12 लिख देते, तो सर 1/r की वैल्यू कितनी लिख देंगे 12/2, अप्रोक्सीमेटली 6 केल्विन के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 6 केल्विन के आसपास आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा 6 केल्विन के आसपास आंसर आ जाएगा। अरे 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 अरे, ओह, kp अपॉन kc इसकी वैल्यू 1/2 होगी, और 1/2 RT की पावर कितना आ गया -1, मतलब 1/2 ये आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, हाँ हाँ, ये देखना 1/, तो इसका मतलब क्या हो गया RT की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो टेम्परेचर कितना हो गया 2/r, और 2/r 1/r की वैल्यू को क्या लिख देते हैं अप्रोक्सीमेटली 12 केल्विन। तो इसके आसपास का जो भी आंसर आएगा ये क्या आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। उसके आसपास का आंसर हम लोग टिक मार देंगे, 2 इंटू 12 कर देंगे, दैट इज 24, ये आ जाएगा। सॉरी वो kp अपॉन kc। अब सही है ना, हाँ अब सही है ना, अरे ठीक है यार, हाँ हाँ, अरे ठीक है भाई, हम बहुत बढ़िया 60% जनता कर गई, बहुत बढ़िया। देख लो सर, ये अच्छे क्वेश्चंस, लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस कराए, ये दोनों क्वेश्चंस ध्यान से देख लीजिएगा। गलतियां देखो, जैसे मैंने अभी गलती करी, हाँ 24 होगा, ऑब्वियस है भाई, हमें भी पता चल रहा है यार, हम एनटीए थोड़ी ना कि अपनी गलती ना मानेंगे, हमने मान लिया, ठीक है। हाँ ऐसे तुम्हारे पास प्रूफ था क्या, ठीक है हाँ, ये केपी अपॉन केसी, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, 2 को उधर ले जाओ, केपी अपॉन केसी, तो ये केसी आ गया 1/2 हो गया। केपी अपॉन केसी को क्या लिखते हैं आरटी की पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है -1, डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी हो गई -1, मतलब 1 अपॉन आरटी। भाई क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि केपी अपॉन केसी की वैल्यू 1/2 है, और वो किसके इक्वल है 1/RT के, इसका मतलब RT इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे 2, ऊपर नीचे का 1 1 कैंसिल, RT इज इक्वल्स टू 2, T इज इक्वल्स टू 2/R। सर 1/R को कितना अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं 12 केल्विन, निकाल दो, पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा 2 चीजों का रिलेशन में फिर से बार बार लिख रहा हूं बेटा, ये फॉर्मूला मैंने इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम इसीलिए दिया ताकि आपको आपके शॉर्ट नोट्स में ये ध्यान रखिएगा, केपी इज इक्वल्स टू के काई पी टोटल की पावर डेल्टा एनजी, ये 2 फॉर्मूलाज याद रखना, इनके बीच का रिलेशन याद रखना, क्वेश्चंस करते जाना। उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला। जितने क्वेश्चन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्लास में हो गए, इसी के ऊपर अब जब डीबीपी करेंगे वहां भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा पक्का, डन। चलिए आ जाइए, बहुत डिफिकल्ट चीज, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, इक्विलिब्रियम यूनिट डायमेंशन तो आपको आता है, अरे फिजिक्स में पढ़ा तो है यूनिट डायमेंशन, फिजिक्स में पढ़ा तो है यूनिट डायमेंशन। चलो अगर मैं मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में बात करूं, ये देखो, ये देखना एक बार, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी की पावर सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी की पावर डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की पावर ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की पावर बी। ए भैया, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में इसका यूनिट क्या हो जाएगा, अगर मैं यूनिट ऑफ काई निकालना चाहूं, यूनिट ऑफ के काई निकालना चाहूं, ये यूनिटलेस होगा। क्यों,
ऊपर नीचे कोई भी यूनिट नहीं है, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है। इसीलिए क्यों? क्योंकि सर मोल फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिटलेस होता है। दो लोगों का रेशियो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिटलेस होता है। तो के काई की वैल्यू क्या हो जाएगी? यूनिटलेस। ये क्या हो जाएगा? यूनिटलेस। ध्यान से देखिएगा, के काई क्या हो गया? यूनिटलेस। मोल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट निकाल रहे थे, किसने बोला सर एक काम करिए केपी निकालिए। केपी क्या होगा? प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ प्रेशर जितना भी हो, ध्यान से देखना। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, यूनिट क्या ऑफ प्रेशर ऊपर कितना हो गया? सी प्लस डी, यूनिट ऑफ, यूनिट निकालना है ना, तो यूनिट ऑफ प्रेशर नीचे कितना हो गया? ए प्लस बी। क्या इसको देख के मैं आपके लिए एक सिंपल सी लाइन लिखूं? यूनिट ऑफ केपी की अगर वैल्यू कोई पूछेगा तो वो क्या होगा? यूनिट ऑफ प्रेशर डिवाइड पावर, पावर कितना लिख दूं? डेल्टा एन जी लिख दूं। सर ये नंबर ऑफ गैसियस मोल्स देख लो, यही आ जाएगा। केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर प्रेशर का यूनिट पावर सी, एटीएम है, बार है, जो भी है, पावर सी, पावर डी, पावर ए, पावर बी। तो कुछ नहीं, ऊपर क्या हो गया? सी प्लस डी, ऊपर नीचे क्या हो गया? ए प्लस बी। सेम ही यूनिट रखना है, ऊपर एटीएम होगा तो नीचे भी एटीएम रखना है। तो यूनिट ऑफ प्रेशर सी प्लस डी, डेल्टा एन जी क्या है? फिर से बता रहा हूं, डेल्टा एन जी क्या है? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स हो जाएगा। ये यूनिटलेस है, मोल फ्रैक्शन वाला यूनिटलेस। केपी का देखेंगे तो यूनिट ऑफ प्रेशर क्या आ जाएगा? यूनिट ऑफ प्रेशर डेल्टा एन जी आ जाएगा, यूनिट ऑफ प्रेशर डेल्टा एन जी आ जाएगा। पक्का? डन? श्योर हो? के केसी की बात करते हैं, अगर मैं केसी की बात करूं, यूनिट केसी की बात करूं तो कॉन्सेंट्रेशन सी की पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन डी की पावर डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। अब कॉन्सेंट्रेशन किस में पुट करते हो? मोल्स पर लीटर में। तो मोल्स पर लीटर की पावर सी प्लस डी डिवाइड बाई मोल्स पर लीटर पावर ए प्लस बी। तो अगेन इसको देख के मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं, यूनिट ऑफ केसी किसके इक्वल होगा? यूनिट या मोल्स कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे लिख सकता हूं, कॉन्सेंट्रेशन और मोल्स पर लीटर इसकी पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन लिख दो या डेल्टा एन जी, वही है, सेम चीज। यहां गैसियस प्रेशर गैसियस मोल्स के लिए लेते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा? डेल्टा एन ले लिया जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? डेल्टा एन ले लिया जाएगा। डेल्टा एन जी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन भाई लिक्विड के लिए होता है। पता चला कोई गैस, सर गैस डेल्टा एन जी लिखा था आपने, वो बचने के लिए डेल्टा एन लिखा है, और कोई लॉजिक नहीं है बेटा वहां पर कोई और लॉजिक नहीं है। ठीक है, यूनिट ऑफ केपी केसी केकाई। केकाई तो बड़ा सिंपल सा आदमी था, केकाई बहुत सिंपल सा आदमी था। क्या होगा? क्या होगा? निकाल लोगे? अरे सीधी सी बात है ना यार। अब यहां पर कोई बोले मोल्स पर लीटर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, यहां डेल्टा एन जी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि गैसियस मोल्स नहीं लेते भाई, नॉर्मल मोल्स होते हैं। दोनों को इक्वल करने के चक्कर में मत लगा देना कि ये सर ये गैस के लिए प्रेशर होता है, ये डेल्टा एन क्या होता है? सबके लिए होता है, कॉन्सेंट्रेशन सबके लिए होगा। पक्का? डन? कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है, आप डेल्टा एनजी निकालना है, डेल्टा एनजी निकालो। केकाई में तो सोचना ही नहीं है, केपी के केस में देख लो, केसी के केस में कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोल्स पर लीटर के हिसाब से निकाल देना। क्वेश्चंस करें। डेल्टा एन का मतलब बेटा गैसियस, गैसियस नहीं, नॉर्मल मोल्स कितने हैं? डेल्टा एन का मतलब सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। जी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि भैया वो गैस के लिए नहीं, सॉलिड लिक्विड के लिए डिफाइंड है, इसीलिए लिखा, और कुछ नहीं। सेम चीज है। चलो इस क्वेश्चन को बताओ, इस क्वेश्चन को देखो क्या होगा, इस क्वेश्चन को देखिए। अब इसमें केसी का टर्म पूछ रहा है, केसी का यूनिट पूछ रहा है। केसी का यूनिट कितना होगा? केसी का यूनिट कितना होगा?
क्या होगा? कितना हो जाएगा सर? सीधा सीधा यहां पर डेल्टा एन निकाल दो भैया। डेल्टा एन कितना है सर? 10 माइनस कितना हो गया? 9, 1 आ गया। सर यहां पर गैस नहीं देखना ना हमें, तो सिंपल सा जो दिया है सबका ले लो। ये कितना आ गया सर? 1। सर केसी का यूनिट क्या होता है सर? यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ केसी का फॉर्मूला जस्ट बताया था, कॉन्सेंट्रेशन की पावर, कॉन्सेंट्रेशन की पावर डेल्टा एन। तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या आ जाएगी? 1। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। देख लो भाई, ये देख लेना, के का यूनिटलेस, केपी की वैल्यू, प्रेशर की पावर डेल्टा एन जी, कॉन्सेंट्रेशन की पावर डेल्टा एन हो जाएगा। केपी का यूनिट बताओ, केपी का यूनिट बताओ क्या होगा? केपी की वैल्यू क्या होगी भैया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यही चीज कांस्टेंट है पूरे इक्विलिब्रियम में, जो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से चेंज करेगी। इक्विलिब्रियम तो देखोगे कभी भी चेंज कर जाएगी। क्या हो जाएगा? केपी की वैल्यू निकालनी है। यूनिट ऑफ केपी क्या हो जाता है सर? यूनिट ऑफ प्रेशर, इसकी पावर कितनी? यूनिट ऑफ प्रेशर पावर कितनी? डेल्टा एनजी। सर डेल्टा एनजी इस रिएक्शन में कितना होगा? 2 होगा। डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा? 2। आंसर क्या आ जाएगा? एटीएम की पावर 2, एटीएम की पावर 2। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। निकाल दे भाई, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, अब हम लोग ये छोटे छोटे चीजें ऐड कर रहे हैं। मतलब जैसे कोई कल पूछ रहा था इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, क्या बोला जाता है? ध्यान सुनना, कैटलिस्ट क्या करने वाला है। कैटलिस्ट का काम जो होता है ना, कैटलिस्ट देखना ध्यान से, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की बात करें, कैटलिस्ट किसका काम करता है? कैटलिस्ट जो होता है सर, ये क्या करता है सर? सीधा सीधा इट चेंजेस द रिएक्शन पाथ। ये रिएक्शन पाथ चेंज कर देता है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ both sides of both direction of reaction by same amount से वो क्या करता है? रिएक्शन पाथ को चेंज कर देता है। ध्यान सुनना, अपने पास देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई बड़ा कॉन्सेप्ट आएगा उससे पहले छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ने जरूरी है। ध्यान सुनना अपने पास, कैटलिस्ट क्या करता है? एक्चुअली ये रास्ता चेंज कर देता है। रास्ता कैसे चेंज करता है याद करो। मान लो ये देखो, ये एनर्जी का कोऑर्डिनेट और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट। याद कीजिए, ऐसा कुछ पढ़ा था। ये देखिएगा, अगर यहां रिएक्टेंट है और यहां प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ पढ़ा था हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में। चलिए इस रिएक्शन का साइन बताइए। इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोलेंगे कि एंडोथर्मिक बोलेंगे? ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? ये किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं? ये रिएक्शन कौन सा है? ये क्या है सर? इस रिएक्शन के बीच का जो ये गैप होता है, इसी को क्या बोला जाता है? इंथैल्पी। इसी को क्या बोला जाता है? इंथैल्पी। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। ये रिएक्शन हमने कौन सी लिया है सर? ये कौन सा रिएक्शन लिया है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये देख लो अपने पास, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी अगर रिवर्सिबल है तो। और इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। ये जो एनर्जी होती है, ये होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि भैया यहां तक आपको लेके आना पड़ेगा, तब जाके आपका रिएक्शन हो पाएगा। रिएक्टेंट जब तक यहां नहीं पहुंचेगा, प्रोडक्ट में नहीं, प्रोडक्ट जब तक यहां नहीं पहुंचेगा, तब तक रिएक्टेंट में नहीं जाएगा। ध्यान सुनना, ये पूरा का पूरा अभी एक्टिवेशन एनर्जी और अच्छे से आएगा केमिकल काइनेटिक्स में, ज्यादा दूर नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद आयनिक, आयनिक के बाद रेडॉक्स, और रेडॉक्स के बाद आ जाएगा इलेक्ट्रो के बाद।
पक्का। तो ये क्या है, ध्यान सुनना, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, अब देखो कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन ऐसे हो रहा था, नॉर्मल रास्ता ये था। कैटलिस्ट डालने से क्या करता है, कैटलिस्ट डालने से क्या करता है, ये एक ऑल्टरनेट रास्ता दे देता है, ये एक ऑल्टरनेट रास्ता दे देता है। ये क्या है, ये रास्ता विथ कैटलिस्ट है, विथ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, आपके रिएक्शन को चेंज कर देता है, उसका रास्ता बदल देता है, उसका रास्ता बदल देगा। ये क्या है, ये वाला जो रास्ता है ये विदाउट कैटलिस्ट है। विदाउट कैटलिस्ट जाएंगे तो आपको देखेंगे बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, कैटलिस्ट के साथ जाएंगे तो रिएक्शन क्या होगा, एक शॉर्टकट रास्ते से पहुंच जाएगा। इसीलिए कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। और कैटलिस्ट एक दो चीजें और कर देगा। कैटलिस्ट, ध्यान सुनिएगा, कैटलिस्ट क्या करेगा, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज करता है सर, ये ऑब्वियस है रिएक्शन को फास्ट करेगा, इंक्रीजेस। कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि सर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, ये इंक्रीज कर देता है। ऑब्वियस है, जल्दी से जल्दी रिएक्शन फास्ट होने लगी तो रिड्यूसेस द टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पहुंचने का टाइम क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पहुंचने का टाइम कम कर देगा। मतलब पहले जो रिएक्शन 10 मिनट में इक्विलिब्रियम जा रहा था, अब वो कितने टाइम में पहुंच जाएगा, अब वो कितने टाइम में पहुंच जाएगा, 5 मिनट में पहुंच जाएगा। याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम पहुंचने का टाइम कम कर देगा। मतलब एक शॉर्टकट रास्ता दे दिया ना कि भाई इधर से शॉर्टकट मार लो। पहले रिएक्शन बेचारा ऐसे जा रहा था, इसने बोला भाई साहब मैं ऐसे पहुंचा दूंगा, पक्का हो जाएगा। तो अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी तो सर टाइम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। कैटलिस्ट क्या करता है, टाइम रिड्यूस कर देता है। कैटलिस्ट क्या करता है, टाइम रिड्यूस कर देता है। सर ध्यान सुनिएगा, कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट, कैटलिस्ट किसको चेंज नहीं करता, देख लो सर किसको चेंज नहीं करता, आपके सामने है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अभी भी उतनी ही रहेगी, शायद अभी भी उतनी ही रहेगी। ध्यान सुनना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अभी भी उतनी ही है। कैसे, देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का गैप अभी भी उतना ही है, वो चेंज नहीं करता। इंथैल्पी को चेंज नहीं करता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता। कैटलिस्ट के आने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ नहीं, हाँ जल्दी पहुंचा देगा, टाइम कम कर देगा, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करने वाला। अगर मैं बात करूं सर इंथैल्पी, गिब्स एनर्जी को या फिर इंट्रोपी को, इन सब को कुछ भी चेंज नहीं करता। कैटलिस्ट बस एक काम करता है, रास्ता अल्टरनेट देता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है, इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, रिड्यूसेस द टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देख लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देख लीजिएगा। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बेटा बात करेंगे, पता है कब, जब हम लोग वहां केमिकल काइनेटिक्स में पहुंचेंगे। अभी नहीं बात करेंगे, अभी एक्टिवेशन एनर्जी छोड़ दो, अभी एक्टिवेशन एनर्जी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात करेंगे जब हम लोग कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, पक्का। तो कैटलिस्ट एक अल्टरनेट रास्ता, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा, रिड्यूसेस द टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा, कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम को डिस्टरबेंस क्या किया जाता है, सर टाइम को बस बचा दिया जाता है, पक्का हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या होगा, रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा। रोल ऑफ कैटलिस्ट कोई पूछे कि व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का रोल क्या है, क्या रोल होता है। कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, क्या होगा रोल ऑफ कैटलिस्ट। क्या हो जाएगा, रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, तो देख लो ये क्या करने वाला है सर, यहां पर ए इज द करेक्ट आंसर।
इक्विलिब्रियम को जल्दी पहुंचा देगा, इसके अलावा उसका कोई मीनिंग नहीं है। वो अपने पास और कुछ भी नहीं करने वाला, ए एंड बी बोथ नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम के स्टेट को चेंज नहीं करता है, इक्विलिब्रियम पे उसको कुछ नहीं करना है, इक्विलिब्रियम पे उसको कुछ नहीं करना। याद रखिएगा, रोल ऑफ कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पहुंचने में हेल्प करता है, इक्विलिब्रियम पे कोई डिस्टरबेंस नहीं। अभी जब आप ली चैटलियस पढ़ेंगे वहां पर भी हम लोग यही सब पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या होगा, क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन को देखिए, कितना आंसर आएगा? In the presence of catalyst, the value of equilibrium constant increases. जैसे ही पता चला कि पहला स्टेटमेंट गलत है, क्यों टाइम वेस्ट करना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, असर्शन ही रॉन्ग हो गया, तो फिर हम टाइम पास क्यों कर रहे? हमें पता चल गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, इंजाइम्स को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं ना। इंजाइम्स को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोल देते हैं। पक्का? देखो भाई, इक्विलिब्रियम की छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, क्या क्या कर लिया है। इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन याद है, पहले दिन बड़ा इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। कल से केमिकल इक्विलिब्रियम चालू हुआ और कल हमने पहली बार देखा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। वहां से हमें पता चला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 3 टाइप का, केपी, केसी, केकाई। फिर हमने ये पढ़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सर अगर कोई रिएक्शन दी है तो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, अगर रिएक्शन मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिवर्स करोगे तो उन सबके ऊपर फर्क पड़ेगा। कल हमने ये पढ़ा। फिर आज हम लोग ये देख रहे थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग जो लिखा आपने, केपी, केसी, केकाई, इनके बीच का रिलेशन क्या था, इनके बीच में कैसे रिलेशन ला सकते हैं। केपी और केसी का रिलेशन इंपॉर्टेंट था, केपी और केकाई बस जानना था, जान गए, हो गया, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि यार आखिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे या इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट का काम क्या है। कैटलिस्ट बस एक काम करता है, रिएक्शंस को बस टाइम रिड्यूस करेगा, जल्दी जल्दी होता है ना, जल्दी जल्दी रिएक्शंस करा देगा, बट उसके अलावा कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करेगा। पक्का? अब ध्यान सुनना, अब मैं बात कर रहा हूं एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, कि आखिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बताता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बताता है। इसके मेजर बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सबसे पहला एप्लीकेशन कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख के आप बता सकते हो कि रिएक्शन कौन सी कंडीशन पे खड़ा है, किस कंडीशन पे रिएक्शन खड़ा है, कैसे। ध्यान सुनना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते थे, याद करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते थे। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन देखो कैसे बताएगा, चलो खुद से सोचो, प्लीज रटना मत, मैं अभी एक एनसीईआरटी की लाइन भी दिखा दूंगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही था ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब जनरली प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान से सुनिएगा, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाई है, इसका मतलब क्या होगा, खुद से सोचो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाई है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कब हाई हो सकती है, इसका मतलब यही तभी होगा ना कि सर इस केस में प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर देन रिएक्टेंट होगा। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर, जो इक्विलिब्रियम पे जो मिक्सचर होगा उसमें ऐसा लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर हैज मोस्टली क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट। उसके अंदर क्या होगा, मोस्टली क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, और लेस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होगा दोनों ही, लेकिन हम ऐसा लिख सकते हैं कि मोस्टली क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट ज्यादा होगा। अच्छा, इसका मतलब सर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, सैचुरेशन पे कब आ रहा है, जब प्रोडक्ट ज्यादा बन जा रहा है। ध्यान सुनना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा आ रहा है, किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन गया होगा, तब जाके रिएक्शन में क्या आ गया, सैचुरेशन आ गया। इसका मतलब सर मैं एक चीज और निकाल सकता हूं, इसका मतलब एक चीज और निकाल सकता हूं कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन, सर अगर आपका रिएक्शन
मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। कोई दिक्कत? याद रखिएगा ये जहां भी आ जाए जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि सैचुरेशन कब आया सर? सैचुरेशन कब आया? जब ज्यादा प्रोडक्ट बन गया उसके बाद सैचुरेशन आ रहा है। मतलब रिएक्शन शुरुआत में नहीं सैचुरेट हो रहा, प्रोडक्ट बनने के बाद सैचुरेट कर रहा है। तो प्रोडक्ट सैचुरेशन क्या हो रहा है? प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तभी तो भाई स्टेबिलिटी ले लिया और उसके बाद बोल रहा है सर अब हो गया सर। जैसे तुम लोगों के साथ होता है, क्या हो रहा होता है कि अरे सर एकदम 11 बजे क्या होता है, 12:30 तक पढ़ाई चल रही होती है, लेकिन उसके बाद क्या आता है? इक्विलिब्रियम, सैचुरेशन आ गया सर। सर हाँ यही होता है ना, क्योंकि सर शुरुआत में लगता है कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अरे सर एकदम एकदम तूफानी पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे वैसा पढ़ेंगे, 12:30 के बाद सर सैचुरेशन आ गया। उल्टा सोच के देखो तो अगेन, अब अगर उल्टा सोचूं मैं, अगर तुमसे ये पूछूं कि भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर कम दिया है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम दिया है, इसका मीनिंग क्या होगा सर? इसका मीनिंग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। और इसका ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो होगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो होगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो होगा उसके पास सर मोस्टली क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। मोस्टली क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। मोस्टली क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। या लेस क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। लेस क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। और इससे एक चीज और पता चल रही है कि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि भैया प्रोडक्ट बनाना ही नहीं चाह रहा। ये बोल रहा नहीं सर प्रोडक्ट काहे का, सैचुरेशन पहले ही आ गया, सैचुरेशन पहले ही आ गया। ठीक है, सैचुरेशन क्या हो गया? पहले ही आ गया। तो ये देख लो, जब भी तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, जब भी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा हाई, समझ जाइए प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। उसके इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मोस्टली क्या होगा? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट जीरो नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ ज्यादा ही कम हो जाए तो उस केस में हम लोग बोल देते हैं प्रोडक्ट इज वेरी वेरी लेस देन रिएक्टेंट। पक्का? अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस है, इसका मतलब सर रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट हुआ, रिएक्टेंट अभी ज्यादा है, प्रोडक्ट अभी थोड़ा सा है, प्रोडक्ट बना ही नहीं। मतलब सोच रहे हो रिएक्टेंट जैसे ही स्टार्ट हुआ सर, रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट हुआ आदमी सो गया, बोल रहा सर सैचुरेशन आ गया। मतलब किताब खोली सर बस, जैसे होता है ना घर पे, अभी जैसे रात में होता होगा, मम्मी पापा लोग समझा रहे हो कि अरे बेटा पढ़ लेना पढ़ लेना पढ़ लेना, ठीक है, आदमी सोच रहा हाँ यार 8 बजे से सोच रहा है कि 9 बजे से बैठ के पढ़ूंगा, 9 बजे से बैठ के पढ़ूंगा। 9 बजे किताब खोलते ही सपना आना चालू। हाँ, किताब खोलते 9:05 पे ही आदमी को सैचुरेशन आ गया। 8 बजे से 9 बजे तक आदमी इस चक्कर में टीवी देख रहा था, मोबाइल देख रहा था कि 9 बजे से पढ़ूंगा। पता चला 9 बजे जाते ही रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुई, रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई सर क्या आ गया? सैचुरेशन आ गया। मोस्टली यही हो जाता है ना, ठीक है, मोस्टली यही हो जाता है। ध्यान से सुनना अपने पास, सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये जो चीज दी गई, अब एनसीईआरटी को देखोगे, एनसीईआरटी को देखोगे तो उसने क्या करा है? उसने एक बात बोल रखी है। ये केस कब बोल रखा है कि सर जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन क्या हो जाए? 1000 या फिर 10 की पावर 3, ये केस दे रखा है। ये केस कब बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 1/1000 या फिर 10 की पावर -3। मतलब सोच रहे हो रिएक्टेंट का मोल्स, प्रोडक्ट 1 रिएक्टेंट 1000, यहां रिएक्टेंट कितना, प्रोडक्ट कितना 1000, रिएक्टेंट कितना 1। तो याद रखिएगा अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इन बिटवीन सर 1000 टू 1/1000, तो इसका मतलब ये होता है बोथ एट इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ध्यान सुनना, इक्विलिब्रियम मिक्सचर हैज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बोथ। फिर उस केस में हम बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों ही होंगे, रिएक्टेंट प्लस क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। तीनों कंडीशन याद रखिएगा, पक्का हो जाएगा, श्योर हो, डन। तो इक्विलिब्रियम क्या है सर? ये पता चल गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज क्या बताएंगे? ये देखो एनसीईआरटी में आपको ये टेबल दिख जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर -3 से कम है तो उस केस में हम बोल रहे हैं कि भैया रिएक्शन हार्डली प्रोसीड्स। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लेस देन 10 की पावर -3 या फिर हम बोल दे 1/1000 हो जाए
इससे कम हो जाए तो रिएक्शन, मतलब सोच रहे हो रिएक्टेंट जा ही नहीं रहा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। अगर इसके इन बिटवीन आ जाए, इसके इन बिटवीन आ जाए तो ये होगा सर। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1000 हो गया या फिर 10 की पावर 3, सोच रहे हो यहां पर रिएक्शन एकदम प्रोडक्ट बना के, ये देख लो। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई है ये होगा, बहुत कम है मतलब ये होगा, और अगर बीच में है तो दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे, दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर ले, देख लो। जैसे अब क्वेश्चन क्या आया था, चलो एक बात बताना, क्वेश्चन क्या आया था ये देखना। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो कितना दिया है, 1.6 इंटू 10 की पावर प्लस 12 दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10 की पावर प्लस 12 दिया हुआ है। क्या बता सकते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे सिस्टम में क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा, या दोनों होंगे, या फिर कोई नहीं होगा। अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई है, 10 की पावर 12 सोच रहे हो, 10 की पावर 12 सोच रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 12 का मतलब बहुत हाई हो गया। इसका मतलब हो जाएगा कि भाई साहब, हाँ, उस क्वेश्चन में बोल सकते हैं रिएक्टेंट बहुत कम हो जाएगा। ऑल रिएक्टेंट तो ऐसे ही गलत हो गया, मोस्टली रिएक्टेंट भी गलत। मोस्टली क्या होगा, प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि सर बहुत बड़ा रेशियो है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का बहुत बड़ा रेशियो है वो वाला। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा सर, आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। एक फिर से बोल दे रहा हूं, ये ध्यान सुनना। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाई है, प्रोडक्ट स्टेबल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम है, रिएक्टेंट स्टेबल। ध्यान सुनिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम है, रिएक्टेंट स्टेबल। ये बात अब से बोलने में लग रहा होगा ना कि सर क्या ही है सर, इजी तो है, कर लेंगे। आ जाइए, इस क्वेश्चन को कीजिए। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। ये बोल रहा है कि ऑक्साइड ऑफ विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज मोस्ट स्टेबल। मतलब ये ऑक्साइड दिए हैं ए बी सी डी, ये 4 ऑक्साइड दिए हैं नाइट्रोजन के। बोल रहा है विच वन इज मोर स्टेबल। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं सर, स्टेबिलिटी किसकी देख रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट पूछ रहा हूं मैं आपसे। कौन सा रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कौन बताएगा सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होता है या कम, बताओगे। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है तो रिएक्टेंट नहीं, कौन स्टेबल होता है, सोचो। अब की बार उल्टा सोचना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई, इसका मतलब हो गया क्या होगा, सोच लो। अब देख लो यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर से बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना कम उतना रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होता है, रिएक्टेंट स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हाई होती है। तो मुझे रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी देखनी है तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबसे कम देखूंगा, 33, 34, 33। ये क्या है सर, फर्स्ट वन। मेरा आंसर क्या आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लोअर देखना है, जो सबसे कम होगा उसमें स्टेबल कौन होगा, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। पक्का, तो देख लो पहला एप्लीकेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देख के आप ये सब बता सकते हो कि कौन ज्यादा है कौन कम है, प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट ज्यादा है। फिर ये भी बता सकते हो कौन ज्यादा स्टेबल है कौन नहीं है। अगर 10 की पावर 1000 से बड़ी है तब तो ऑब्वियस है प्रोडक्ट ज्यादा है, कम है तो रिएक्टेंट ज्यादा है। अगर इन बिटवीन है तो दोनों के दोनों एग्जिस्ट करेंगे, दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर जाएंगे। ये छोटे छोटे एप्लीकेशंस है किसके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। सेकंड एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्या सेकंड एप्लीकेशन क्या है,
वो है सर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्शन देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ऑब्वियस है ना ओवरऑल आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो ये बताया जाएगा। मतलब सबसे बेस्ट स्टेज क्या होती है सैचुरेशन की। सैचुरेशन सोच रहे हो कितना मस्त स्टेज होता है, आदमी बैठा है और कुछ भी सोच रहा है। सैचुरेशन सोच रहे हो पढ़ने बैठे थे, मान लो इक्विलिब्रियम पढ़ने बैठे थे और सोच रहे हैं कि अगले साल सर 700 नंबर आएगा, 720 आएगा, एम्स जाएंगे नहीं जाएंगे, हाँ फिर से केस होगा मुकदमा, ऐसा कुछ भी सोच सकता है ना। लेकिन भाई डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन ऑब्वियस है, इसी चीज को डायरेक्शन किधर की तरफ, पॉजिटिव साइड, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, ये चीजें बताएगा कौन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे, ये कैसे बताता है? इक्विलिब्रियम क्या है? एक नेचुरल स्टेट है जो सैचुरेशन आना। अब तुम सैचुरेशन से पहले हो तो सैचुरेशन की तरफ जाने की कोशिश करोगे, अगर सैचुरेशन को पार कर चुके हो तो फिर से सैचुरेशन पे आना चाहोगे, यही काम करोगे। तो ध्यान सुनना, इक्विलिब्रियम कैसे डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन कैसे बताया जाता है, डायरेक्शन कैसे बताया जाता है, ध्यान सुनना अपने पास, डायरेक्शन कैसे बताया जाता है। इस डायरेक्शन को बताने के लिए ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से ये रिएक्शन लिख रहा हूं और इस रिएक्शन का एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे आपको मैंने एक चीज बताई थी कि इसकी सारी मेजरेबल प्रॉपर्टी जो होती है, सारी मेजरेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। मतलब इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन की वैल्यू जो होगी ये सारे के सारे b की पावर b। अगर मैं Kp की बात करूं तो यहां पर भी आप क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ C की पावर C, प्रेशर ऑफ D की पावर D डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ A की पावर A, प्रेशर ऑफ B की पावर B। ये वैल्यूज जो होंगी Kp हो चाहे Kc हो, ये आपको पता है। ये कब डिफाइंड होती है सर, एट इक्विलिब्रियम K इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड। और ये जो वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ ओनली डिपेंड्स ऑन फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मतलब टेम्परेचर के अलावा कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दो, शुरुआत का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं रहने वाला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भैया उस कंडीशन पे डिफाइन होता है जब आप सैचुरेशन को पहुंच जाते हो। लेकिन लोगों ने बोला कि सर एक काम करते हैं, ये जो रेशियो आपने लिया है ना, ये रेशियो आपने इक्विलिब्रियम पे लिया, मैं एक काम करता हूं सर, मुझे ना अच्छा लग रहा है ये रेशियो, मैं इसको किसी भी स्टेज पे ले लूं क्या, मैं इसको किसी भी स्टेज पे ले लूं क्या। मतलब इसके लिए एक वर्ड डिफाइन करते हैं, ध्यान सुनिएगा, दैट इज व्हाट, रिएक्शन कोशिएंट। रिएक्शन कोशिएंट, रिएक्शन कोशिएंट कुछ नहीं क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं रिएक्शन कोशिएंट। ये क्या है सर, ये सेम एक्सप्रेशन लेके बैठा होगा, ये सेम एक्सप्रेशन लेके बैठा होगा। रिएक्शन कोशिएंट क्या है, ध्यान सुनना, रिएक्शन कोशिएंट क्या है, इट हैज सेम एक्सप्रेशन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बट द कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर, बट द कॉन्सेंट्रेशन या फिर जो प्रेशर लिया जाएगा, प्रेशर ऑफ रिएक्टिंग ऑफ reactants and products are taken at any given time, at any given time of reaction। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे डिफाइन नहीं होगा, एक्सप्रेशन सेम रहेगा। मतलब कोई पूछेगा सर क्यूसी बताओ, तो क्यूसी का एक्सप्रेशन भी सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। लेकिन इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है दिखाता हूं। क्यूपी कोई बोलेगा प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। सेम एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं। बस ये कहां डिफाइंड है, ये सिर्फ और सिर्फ कब डिफाइंड है, इक्विलिब्रियम पे। ये कब ले सकते हैं, किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, किसी भी टाइम पे ले सकते हैं। याद रखिएगा रिएक्शन कोशिएंट क्या होता है, सेम एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। कोशिएंट इसलिए बोला कि भैया सीधा सीधा आप देख लो, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ऑब्वियस डिवाइड कर रहे, तो याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ कब डिफाइंड है सर, ये वाला डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम, ये सारे के सारे कब डिफाइंड है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम डिफाइंड है। लेकिन ये किसी मोमेंट पे डिफाइंड है सर, यहां देख लीजिए क्यूसी की वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू चेंजेज विथ
किसके साथ चेंज होगा? सर ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा। सर वॉल्यूम चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा, प्रेशर चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज करोगे तो चेंज होगा। मतलब सर क्यूसी की वैल्यू ऑब्वियस है, शुरुआत में भी डिफाइन कर सकते हो, बाद में भी डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी टाइम डिफाइन कर सकते हो। लेकिन यही सेम एक्सप्रेशन कब वैलिड होगा? इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? केसी बोला जाएगा। इसी को क्या बोला जाएगा? केसी बोला जाएगा। तो याद रखना क्यूसी क्या है? सर किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे आपने डिफाइन कर दिया। केसी क्या होगा? सर सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे, मतलब सैचुरेशन पे जो डिफाइन हो वो ये है, और ये किसी भी टाइम पे डिफाइन हो ये है। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। ये देख लो कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर सब पे डिफाइन हो रहा है कि सर सब पे चेंज करूंगा मेरी वैल्यू। क्यूसी की वैल्यू पूरे रिएक्शन में बदलती रहेगी, इसकी वैल्यू पूरे रिएक्शन में तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करते हो, जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करते हो। पक्का? सर सुनना, ये देखो सर ऐसा लिख सकते हैं QC इज इक्वल्स टू KC एट इक्विलिब्रियम। भाई कहानी तो वही है ना, लिखाने का तरीका वही है। इक्विलिब्रियम पे लिख दो, दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए, QC और KC बराबर। इक्विलिब्रियम जैसे ही आएगा QC बराबर इक्वल्स टू KC, क्योंकि सर इक्विलिब्रियम पे सब कुछ कांस्टेंट हो जाता है, तो ऑब्वियस है QC का रेशियो ही KC के रेशियो के बराबर हो जाएगा। लेकिन मजेदार चीज क्या है, ध्यान सुनना, मजेदार चीज क्या है भाई साहब, ये चीज क्या है इक्विलिब्रियम पे, लेकिन मजेदार पता है क्या है? अगर आपका QC मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेशियो है, अगर आपका QC लेस देन KC है, ध्यान सुनना, ये नंबर लाइन बना देता हूं मैं, ये नंबर लाइन बना देता हूं, ये बीच में क्या है? KC है। KC का मतलब एकदम सैचुरेशन पे हो तुम, सैचुरेशन पे हो तुम, एकदम मस्ती में होता ना कि आदमी मस्त जिंदगी जी रहा है। इक्विलिब्रियम क्या है? मस्त जिंदगी जी रहा है। ध्यान सुनना, इक्विलिब्रियम मस्त जिंदगी जी रहा है। ध्यान सुनना, अगर तुम्हारा QC लेस देन KC हुआ, मतलब इधर हो तुम किस साइड हो? रिएक्शन के इस साइड हो। तुम किधर जाने की कोशिश करोगे? तुम किधर जाने की कोशिश करोगे भैया? तुम इधर जाने की कोशिश करोगे। कौन से साइड जाने की कोशिश करोगे? QC लेस देन KC है, किधर जाने की कोशिश करोगे? अगर QC लेस देन वो है तो रिएक्शन विल गो किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किधर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों? तुम किधर मूव करने की कोशिश करोगे? सर इधर मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि सर आपको क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम चाहिए। आप सैचुरेशन, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? ऑब्वियस है, किधर मूव करके? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आप किधर मूव करोगे? फॉरवर्ड, क्योंकि आपको क्या चाहिए? सैचुरेशन, एकदम मजे में जीना है। मजे में जीने को ही क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। सबसे ज्यादा मजा कोई पूछे ना तो सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है? जब आदमी खाली पुलाव बना रहा होता है, एकदम थॉट्स में खोया होता है, सोच रहा होता है अगले साल एम्स दिल्ली बुला रहा है, जाना है, बस बीच में एक एग्जाम आ जा रहा है, वही दिक्कत। हाँ यही होगा। ध्यान सुनना, अगर QC लेस देन KC है तो मतलब आप किधर जाओगे? इक्विलिब्रियम पे अचीव करने जाओगे। अगर आप उल्टा सोचो कि सर QC ग्रेटर देन KC हो गया, मतलब अब की बार तुम कहां पहुंच गए हो? यहां पहुंच गए हो। अगर QC ग्रेटर देन KC हो गया, फिर भी आदमी की फितरत क्या होगी? आदमी की फितरत क्या है? फिर से कहां जाने की? हमेशा किधर जाने की? अरे भाई कोशिश तो यही करेगा ना, यहां पर ही रहे, इक्विलिब्रियम पे जाने की, क्योंकि भैया तुम्हें भी पता है सबसे ज्यादा मजा जो है सपने देखने का ही है। हाँ, उसको पूरा करने में मजा आता तो सब लोग पूरा कर लेते ना। सपना देखना कितना सही लगता है ना। न्यूटन्स फोर्थ लॉज ऑफ मोशन। हाँ, क्या आदमी सुबह इसलिए नहीं उठ पाता ना जब तक अनटिल अनलेस घर वाले लात मार के ना जगा रहे हो। क्यों? क्योंकि सर सपना देख रहे होते। ठीक है, सपना देख रहे होते, सुबह सुबह आदमी देख रहे होते, सुबह सुबह सपना देख रहा होता है। नींद क्यों नहीं खुलती? क्योंकि आदमी अपने रिलैक्स मोड में होता है। कहाँ होता है? तुम्हारी हालत है ये। अगर कम नींद आएगी तो भी तुम सोचोगे यार एक बार फिर से वो सपना आ जाए यार। ज्यादा सोच लिया तो फिर सोचोगे यार फिर से। हाँ यही है और कुछ नहीं। ठीक है, इसी को बोलते। तो आपको एग्जाम हॉल में ये पता करना है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहता है आपका रिएक्शन। बैकवर्ड जाना चाहता है या फॉरवर्ड जाना चाहता है? बैकवर्ड जाना चाहता है या फिर फॉरवर्ड जाना चाहता है? QC क्या है? सर QC क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है। ध्यान सुनना, सर QC क्या है ये बता रहा होता है कि तुम किधर खड़े हो। तुम रिएक्शन के अगर इधर खड़े हो तो तुम किधर जाओगे? इक्विलिब्रियम पे। अगर रिएक्शन के आगे खड़े हो तुम किधर जाओगे? इक्विलिब्रियम पे। क्योंकि सबसे मस्त स्टेज कौन सी है? KC की।
पक्का यही होगा, श्योर हो? ये देख लीजिए, अगर इसका क्वेश्चन जब भी आएगा, इसका क्वेश्चन पहचानना कैसे है, अगर इफ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन गिवन एट एनी टाइम, जब आपको एग्जाम हॉल में ऐसा लिखा जाए कि प्रोडक्ट इतना है रिएक्टेंट इतना है आपको इस गिवन टाइम पे, देन हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं क्यूसी, और वो डिसाइड करते हैं, क्यूसी कैलकुलेट करेंगे, ये क्यूसी कैलकुलेट करेंगे एंड इफ मतलब उसके बाद एंड देन डिसाइड डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, तब हम डिसाइड करते हैं डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। बस एग्जाम हॉल में आपसे यही सब पूछा जाएगा, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि भैया प्रोडक्ट रिएक्टेंट दिया हुआ है, आप बताओ रिएक्शन कब आपका फॉरवर्ड जाएगा कब बैकवर्ड जाएगा, कब फॉरवर्ड जाएगा कब बैकवर्ड जाएगा। पक्का? ठीक है, कब फॉरवर्ड जाएगा कब बैकवर्ड जाएगा, हो जाएगा सर, श्योर हो? देख लो एनसीईआरटी का टेबल है, देख रहे हो जिंदगी में सब लोग कहां जाना चाहते हैं, बराबरी पे। जिंदगी में सब लोग कहां जाना चाहते हैं, बराबरी पे। यहां क्यूसी लेस देन केसी है, देखो मूव करके किधर जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहां क्यूसी ग्रेटर देन केसी है, किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। बराबर होना चाहिए, हाँ, बैलेंस बना होना चाहिए जिंदगी का। मतलब कभी कभी क्या होता है कि पढ़ाई ज्यादा हो गई, ये कम हो गया, तो भी बेचारा चाहेगा कि हाँ भाई ना यार, हमें भी कोई बाबू सोना बोले इधर जाना है। कभी कभी कुछ उल्टा हो जाए, उधर भी बैकवर्ड भी आएगा। होता है ना, कुछ लोग आशिक बनते हैं, कुछ उधर से रिटर्न भी आते हैं, दिल टूटे हुए होते हैं, दोनों टाइप से, लेकिन हाँ बराबरी आती है। पक्का? तो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सेकंड एप्लीकेशन क्या है, डायरेक्शन का बताना। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन किस चीज की, किधर जाओगे। मान लो आपका एक्सपीरियंस कम है तो आप किधर जाओगे, इस साइड, और इधर ज्यादा है एक्सपीरियंस तो इधर नीचे आएगा। पक्का? चलो, हाँ। कैसे देखेंगे, देखो अब ये क्वेश्चन दिख गया। अगर आपको इस तरह क्वेश्चन दिखे, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, केसी की वैल्यू देखो कितनी दी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है एट अ गिवन टाइम। देखो ध्यान से लिखो, एट अ गिवन टाइम, मतलब ये लिखा हुआ है किसी भी टाइम पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। बताओ किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। एक बार अटेम्प्ट करके देखो, एक बार अटेम्प्ट करके देखो, एक बार अटेम्प्ट करके देखो क्या होगा, एक बार अटेम्प्ट करके देखो क्या होगा। फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, किधर को जाएगा। हाँ, किधर को जाएगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, फॉरवर्ड की बैकवर्ड जाएगा, किधर को। क्या होगा, क्यूसी की बात कर रहे हैं तो क्यूसी क्या होगा, बी कॉन्सेंट्रेशन सी अपॉन ए की पावर 2 हो जाएगा। ये देख लो, बी का कॉन्सेंट्रेशन, सी का कॉन्सेंट्रेशन, सबका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सबका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सब मिला जुला के कहना यही चाहते हैं कि हम सब एक हैं। आंसर कितना आ जाएगा, क्यूसी की वैल्यू 1। सर क्यूसी और केसी में क्यूसी मुझे बड़ा दिख रहा है, कैसे 1 बड़ी होगी एज कंपेयर टू, सर 0.002 से क्यूसी बड़ा है, इसीलिए आप आगे जा चुके हैं। आप किस डायरेक्शन में इस रिएक्शन को फॉलो करेंगे, किस डायरेक्शन में फॉलो करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में फॉलो करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि आपका क्यूसी आगे जा चुका है तो आप कहाँ आएंगे, पीछे। ज्यादा ही मोहब्बत नहीं करनी है ना भाई, पीछे आना है एग्जाम हॉल में। हाँ, एग्जाम हॉल में पहुंचना है, ये ऐसे कम भी वही करनी है, बराबर मेंटेन करते चलिए, ठीक है ना, पहुंच जाएंगे आप। अगेन फिर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है, सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट, देख लो, concentration of three species at a certain instant, this certain instant मतलब किसी टाइम पे इसका दिया हुआ है। बता सकते हो सर इस रिएक्शन में क्या होगा, फॉरवर्ड जाएंगे या बैकवर्ड जाएंगे, आप किधर को जाएंगे या आप कहीं नहीं जाएंगे, किस साइड होगा, किस साइड रिएक्शन होगा, कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी बेटा, खत्म करो। हाँ हाँ, जल्दी।
उनको देखा है भी क्या होगा? क्या होगा? किधर को जाएगा? अरे सर बैकवर्ड जाएगा। कैसे? क्यूसी निकालो। क्यूसी क्या है? SO2 Cl2 डिवाइडेड बाई SO2 Cl2। क्या हो जाएगा ये देखो। कितना SO2 की वैल्यू कितनी? सबकी वैल्यू दी हुई है 0.05 0.05 डिवाइड बाई 0.00 सॉरी 0.05। तो ये कितना हो गया? 0.05। यही होगा सर। ये वैल्यू और इस वैल्यू को देखो। केसी की वैल्यू कितनी है? 0.0032। सर क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर देन केसी। किधर जाएगा ये रिएक्शन? कहां को जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। किधर जाएगा? बैकवर्ड। हाँ चल। शिफ्टेड टू राइट। राइट साइड कब जाएगा? रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगा? राइट साइड जाना है। रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगा? शिफ्टेड टू राइट का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाता है? सर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाता है बताओगे? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब आता है? जल्दी। हाँ हाँ जल्दी। क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा? सर Q इज लेस देन KP होगा, तभी आएगा ना। Q इज लेस देन KP। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में देखते हैं हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल से होमवर्क आपको फिर से बोल दूं एक बार। एक तो DPP नंबर 2 करना है। दूसरा एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 1 में मॉड्यूल के पास, ठीक है ध्यान सुन लेना, अपने पास एक मेंटरशिप वाला भी कुछ आया हुआ है, मैं एक बार बता दूं तुम्हें। एक मिनट। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। कौन कौन सा है यार? एक्सरसाइज 1 में आप क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, 25, क्वेश्चन नंबर 24, 25, 28 आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हो आप। 30, क्वेश्चन नंबर 30, 34, क्वेश्चन नंबर 34, 36 से लेकर 36 टू 41 आज की क्लास के ऊपर आप इतने क्वेश्चंस लगा सकते हो। इतने क्वेश्चंस आप कर सकते हो। इतने क्वेश्चंस आप कर सकते हो। इधर अभी और भी है यार। अच्छा 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 45 से लेकर 45 से लेकर 45 से लेकर 50 तक ये क्वेश्चंस आप कर लो। मॉड्यूल से आपको ये करना है, ठीक है। ये आप करते जाइए। बाकी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था एक। बहुत सारे लोग ऑब्वियस है मेंटरशिप के लेके बहुत परेशान होंगे, ठीक है। तो भाई एक PW ने स्टार्ट किया है। ऐसे आपको बस ये PDF मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। मेंटरशिप आपको ही पता है आज के टाइम पे बहुत सारी डेविएशंस हैं। अब हम लोगों से ज़्यादा डिस्कशन आप कर नहीं पाते, बैच में काफ़ी सारा कुछ चल रहा होता है, ठीक है। तो आप आपके पास कुछ पर्सनल लोग मिल जाएंगे, जो भैया दीदी लोग होंगे, ठीक है, जो आपको गाइड कर सकते हैं, आपको कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो जस्ट अभी पास हुए लोग हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि मोबाइल में क्या क्या लॉक लगा के रखना है, कब पढ़ाई करनी है, कब किसको ज़्यादा वेटेज देना है। तो ये सब चीज़ें एक बार देख लेना, ठीक है ना। मेंटरशिप कैसे जाएंगी ये आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है ना, वो आप देख लेना यहाँ से। ये कुछ मेंटर्स हैं रैंक 5 एम्स दिल्ली में, ठीक है, शुभम अग्रवाल और वैष्णव वी शारदा, ठीक है ना। तो ये लोग आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, कोशिश कीजिएगा जितना हो सकता है भैया। बैच को और अब
थोड़ा सा मोमेंटम बनाइए, क्योंकि अब आपको ही पता है आपके साथ वही लोग खड़े हैं, हाँ, जो 700 प्लस वाले लोग हैं। तो कोशिश करिए आप भी उस लेवल पे लेके आइए खुद को, और 700 प्लस लेके आइए। ओके, चलिए बाय बाय, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।